तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। अपनों की खातिर कर देना है कुछ आज हमें, अमर अजर कर देना है स्वराज हमें। चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार हम लोग जुड़ चुके हैं, लाइव क्लास हमारी रहेगी और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, जो कि हमारी रहेगी मेज यानी कि मक्का। चलिए, आप सभी एक बार अपना हालचाल बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करें क्लास को। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, मेज आज हमारी क्रॉप रहने वाली है और अभी तक जो हमारा क्लास रहा है इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था राइस और साथ ही साथ व्हीट को। ठीक है, यानी कि हम राइस पढ़ चुके हैं, हम धान की फसल पढ़ चुके हैं जहां से मोस्टली हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हम क्या पढ़ चुके हैं, धान पढ़ चुके हैं और हम लोग गेहूं पढ़ चुके हैं यानी कि व्हीट पढ़ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, शुभ श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ प्रभात सभी को। आकृति चलिए, रवि, शुद्धा, मयंक, चलो जुड़ गए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। एक स्माइली फेस, देन हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। हितेश गुड मॉर्निंग, रवि सोलंकी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी, क्या हाल चाल आप सभी के, बताइए। खुश हो, जानदार, शानदार, बढ़िया चल रही तैयारी, कोई डाउट तो नहीं है कल की क्लास से। वाओ, सो नाइस, सुपर्ब, ऑसम ऑफिसर्स, हाउ इज द जोश। अपनों की खातिर कर देना है कुछ आज हमें, अमर अजर कर देना है स्वराज हमें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राइस हमने पढ़ा था, कोई इसमें डाउट तो नहीं रह गया। क्वेश्चन बन जा रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह करके देखिए हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह लगाए हैं। बढ़िया सर, चलो बढ़िया रहना चाहिए, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, है ना। और चलो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अपनी क्रॉप पढ़ेंगे। तो थर्ड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है। अगर हम एरिया वाइज, प्रोडक्शन वाइज भी देखें तो थर्ड नंबर पे हम कहीं ना कहीं पहले बिलोंग करते, तो अभी थोड़े नीचे आए हैं, लेकिन ये हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जरूर रहने वाली है। ठीक है, जब भी हम क्रॉप्स को पढ़ते हैं तो हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बहुत अच्छे मनीष, यही यही चाहिए, है ना, सभी के साथ। तो चलो, धान खत्म हो गया, आज हम पढ़ेंगे मक्का। और बस खुद को संभाल के रखना इस क्लास में। हो सकता है आपको खाने का भी मन कर जाए मक्का, है ना। कुछ बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी डाल के मैं ले आया हूँ, तो खुद की भावनाओं को थोड़ा संभाल के रखना इस क्लास में। और सारी डिटेल डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। क्या प्रकृति ने बनाया है, देख रहे हो। हम कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन प्रकृति से अच्छा हम नहीं बना सकते। ये आप मानते हो आप सभी, बताओ कि बना सकते हैं। हमने जो भी कुछ बनाया है, क्या प्रकृति से अच्छा कुछ बनाया है। ये मक्का आप देख रहे हो, बताओ इसको कौन सी ऐसी लैब है वो इसको बना सकती है। चाहे कोई यूएसए की लैब हो, चाहे किसी भी देश की कोई लैब हो, क्या ये बना सकती है। जो पिक्चर आप देख रहे हो, जो प्रकृति बनाती है, ये अमूल्य अनमोल है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलो, तो सबसे पहले तो जो मेज की मैं बात ही कर रहा हूं कि मेज प्रकृति द्वारा बनाया गया है। और प्रकृति द्वारा बनाया गया है तो क्या कुछ इसका इतिहास है। कोई इतिहास से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं बात कर रहा हूं मेज की, तो हम तो अभी इसको मेज बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि अभी इसको हम मेज बोल रहे हैं। क्या पहले भी इसको लोग मेज के नाम से जानते हैं, मक्के के नाम से जानते हैं? नहीं। पहले क्या हुआ करता था, एक आइसलैंड हुआ करता था, ईस्टर्न इटालियस आइसलैंड। क्या, ईस्टर्न इटालियस आइसलैंड हुआ करता था। वहां पे जो प्रजाति रहा करती थी, यानी कि जो मानव रहा करते थे, वो थे टीनियो पीपल। क्या थे, टीनियो पीपल थे। ठीक है, वो किस नाम से उनको जानते थे, तो उनको हम टीनियो पीपल के नाम से जानते थे। और जो टीनियो वर्ड है, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ। तो जो टीनियो पीपल खाया करते थे एज ए फूड सोर्स, ये किसको खाया करते थे, ये किसको खाया करते थे, मक्का को खाया करते थे। और मक्के को ये टीनियो ही टीनियो 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 कहा करते थे। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है, ये मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि फूड। बेसिकली जो फूड है हमारा, यही तो सोर्स ऑफ लाइफ है। अगर हमें फूड ना मिले तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो सोर्स ऑफ लाइट है। और ये जो आपका टीनियो वर्ड है, ये इसका कह सकते हैं ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, तो महिष से डिराइव हुआ है। ठीक है, महिष नाम का जो वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है। धीरे धीरे लोगों ने, जैसे होता है कि पहले कुछ आपने इंडिया के भी रीजन होते हैं, पहले एक आपको अच्छे नाम से आपके बुलाया जाता है, फिर धीरे धीरे कहीं उस नाम को ब्रेक किया जाता है ना। किसी का बहुत बड़ा नाम हो तो उसको धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके इतना छोटा कर देते हैं कि हो सकता है कुछ के साथ ऐसा हुआ हो। जैसे आशीष राजकुमार शिंदे हैं,
अब आशीष राजकुमार सिंधे घर वाले तो नहीं बुलाते होंगे ना, इनको कुछ और नाम से जानते होंगे। तो जो टीनियो बर्ड है इसका मतलब होता है महिष, और महिष चूंकि कठिन था, उनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी हुआ वो, इसको धीरे धीरे ये डे बाय डे चेंज होके आज ये मेज बर्ड बन गया। आज हम इसको जब यूज कर रहे हैं तो हम इसको मेज बर्ड कह रहे हैं। तो ये थोड़ी पुरानी हिस्ट्री है, याद रखना कि कैसे मेज का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जो मेज बर्ड है कहां से आया ये आपको पता लग गया कि नॉर्थ इटली आइसलैंड था, वहां के जो पीपल थे वो टीनियो पीपल के नाम से जाने जाते थे। और टीनियो का मतलब होता है महिष, महिष का मतलब है कि सोर्स ऑफ लाइट, या टीनियो का मतलब है सोर्स ऑफ लाइफ। इसको हम महिष बाद में धीरे धीरे हमारे जैसे ही हमारी ग्रोथ होते रही, जैसे हम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इस नाम में चेंजेस होकर आज ये मेज कहला रहा है। तो इतनी हिस्ट्री आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। चलो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेज की, यानी कि मक्के की। ठीक है, इसको आप मक्का कहते हैं, और कोई लोकल नाम बता सकता है क्या कहते हैं इसको? मकई कहते हैं हमारे यहां। तो और कोई बता सकता है क्या इसका कोई लोकल नाम है? ठीक है, मक्का। कॉप भी इसको कह देते हैं, लेकिन कॉप तो बेसिकली ये जो फीमेल पार्ट होता है इसको कह देते हैं, मक्का हो गया। ठीक है, अच्छा इसको कॉर्न भी कह देते हैं, कॉर्न, कॉर्न भी कह देते हैं। और कोई इसका नाम है क्या, आप लोग बता सकते हो? कोई आपके यहाँ का लोकल नाम हो? हमारे यहाँ तो जो एक नाम मकई चलता है, तो मकई हो गया, मक्का को जानते हैं, कॉर्न के नाम से जानते हैं, भुट्टे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो भुट्टे के नाम से भी आप जानते हो इसको। और कोई लोकल नाम अगर आपके यहाँ हो तो इन नामों से हम मक्के को बेसिकली जानते हैं, मेज को इन्हीं नामों से हम जानते हैं। ठीक है, भुट्टा, ठीक है भुट्टा ही है, मोस्टली लोग भुट्टे के नाम से जानते हैं इसको। तो अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें, ठीक है, अब बोटेनिकल नेम पर डिस्कशन करते थे, तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज होता है। अब जिया मेज की बात करेंगे तो जिया मेज को फिर से हम लगभग 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो इसका एक क्लासिफिकेशन है, इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ द एंडोस्पर्म का कलर कैसा है या एंडोस्पर्म के नेचर कैसे हैं, उस पार्ट पे इसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टुअर्ट, क्या नाम था? स्टुअर्ट। स्टुअर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको विभिन्न पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, जो प्रेजेंट होता है इस तरीके से मक्के के जो दाने होते हैं, उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। लैड़ा बोलते हैं, अच्छी बात है, लैड़ा ही बोलते हैं, है ना। और कुछ लैड़ा, और कुछ ऐसा मकई, मकई का दाना, मकई का दाना तो सिंगल एक वर्ड हो गया। ठीक है, और कुछ इसको बोलते हैं आपके यहाँ का नाम, लोकल जो नाम हो कुछ। चलिए ठीक है, तो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, अभी यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, 7 पार्ट में हम डिवाइड भी करेंगे। स्टुअर्ट ने जो एंडोस्पर्म बेस पे इसका क्लासिफिकेशन दिया था, ये 1895 में दिया था। ठीक है, ये 1895 में दिया था, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्रोमोसोम जो इसमें होते हैं टोटल 20 होते हैं। ठीक है, जनहा इन ओडिशा, अच्छा जनहा बोलते हैं। ज्वार तो दूसरा होता है, ज्वार अलग होता है। मकई ये होता है, ज्वार सोरगम को कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे याद रखना कि स्टुअर्ट ने 1895 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेस्ड ऑफ एंडोस्पर्म की, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया था। 7 पार्ट कौन कौन से, इनको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो गुणसूत्र जो हमको देखने को मिलते हैं, ये टोटल आपको यहाँ पे 20 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, सीयूटी एग्जामिनेशन इससे पहले जब आपका बीएचयू एग्जामिनेशन लेता था तो पूछा भी गया है, और एफओ का एग्जामिनेशन था 2016 वाला हुआ था, उसमें भी क्रोमोसोम पूछा गया, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो ओरिजिन बात करते हैं, तो मेक्सिको इसका ओरिजिन है, और सेंट्रल अमेरिका भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो है ये आपको मेक्सिको ही देखने को ओरिजिन प्लेस मिलता है। फैमिली की बात करें तो पोएसी या फिर ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत आएगा, और इसको हम अनाजों की रानी कहते हैं। क्या इसको हम अनाजों की रानी कहते हैं? क्या कहते हैं? अनाजों की रानी कहते हैं, अनाजों की रानी कहते हैं। और अनाजों की रानी कहने का रीजन भी इसका है, क्या रीजन है? कि जितने भी सीरियल क्रॉप होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमको मक्का का देखने को मिलता है। अच्छा, अब मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको मक्का का देखने को मिल रहा है, क्या इसका रीजन क्या है? कोई पूछ दे कि मक्का का ही उत्पादन क्यों हमको ज्यादा मिल रहा है, तो आप बता सकते हो कि जो मक्का है ये एक ऐसा प्लांट है, तो ये एक C4 प्लांट है, और जितने सीरियल्स हैं मोस्टली सीरियल आपको C3 प्लांट देखने को मिलते हैं। C3 जो प्लांट होते हैं इनमें एक बहुत ही प्रभावी कह सकते हैं, अप्रभावी कह सकते हैं उस चीज को, प्रक्रिया देखने को मिलती है, फोटो रेस्पायरेशन। क्या? फोटो रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। अब जब मैं फोटो रेस्पायरेशन की बात यहां पे बात कर रहा हूं आपके साथ, तो फोटो रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि क्या है, यहां पे फोटो
यानी कि लाइट रेस्पायरेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस पे रेस्पायरेशन होगा। तो मेन रीजन जो होता है यील्ड कम होने का C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, और इनकी जो यील्ड होती है अपेक्षाकृत, अगर हम बात करें दोनों को कंपैरिजन की बात करें, तो आपको यील्ड जो है C4 की हाई देखने को मिलती है, C4 प्लांट मक्का देखने को मिलता है। ठीक है, किंग ऑफ फोडर, किंग ऑफ फोडर है क्या ये? हा? चलो, तो अनाजों की रानी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है तो इसको अनाजों की रानी कहते हैं। जो बर्ड कॉर्न है, अभी ऊपर मैंने लिखा भी था कॉर्न बर्ड, ये इंडो यूरोपियन बर्ड है, इंडो यूरोपियन बर्ड है, याद रखना, पूछ दे अगर, ठीक है, तो याद रख लेना आप लोग। ये इसका मतलब होता है स्मॉल नगेट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल नगेट्स होता है, याद रख सकते हो। अच्छा, मेज का जब ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जब मेज बना है, मेज प्लांट बना है, तो इसका ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन किससे हुआ? यानी कि प्रोजेनेटर होता है। आपके प्रोजेनेटर कौन है? आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके प्रोजेनेटर कौन है? आपके मम्मी पापा। तो इसी प्रकार से मैं जब मेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मेज का डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके प्रोजेनेटर कौन है, इनके फादर कौन है, प्रोजनी ये किसकी है? तो इसका जो प्रोजनी है वो है टियोसिनेट। क्या है? टियोसिनेट, ठीक है, टियोसिनेट। या एक और इसकी स्पीशीज देखने को मिलती है, इसको हम ट्रिप्सिकम मैक्सिकाना कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन आपको टियोसिनेट ही पूछा जाएगा। तो याद रखना कि मेज का जो प्रोजेनेटर है, जो पूर्वज है, जिससे बना है, वो कौन है? टियोसिनेट देखने को मिलता है। अच्छा, लगभग अगर हम बात करें जो बर्ड का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, 40% प्रोडक्शन आपको यूएसए में देखने को मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में ये लगभग 90, हम कह सकते हैं, ये टोटल जो उगाया जाता है ये 95% यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हम जो उगाते हैं मक्का, लगभग विश्व के 2% का मक्का हम उगाते हैं, ठीक है। चलो, मेज को हम साइलेज पर्पज के लिए, यानी कि साइलेज जो बनती है, साइलेज बेसिकली एक फूड होता है, वो फूड आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आप मत खाने दुकान में पहुंच जाना लेने साइलेज देना सर, है ना। तो ये जानवरों के लिए साइलेज बनाई जाती है। हे, स्ट्रा, साइलेज, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग क्या है बनाते हैं जानवरों के लिए। क्यों बनाते हैं? कि जब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तब हम अपने जानवरों को वो चीजें खिला सके, वो फूड खिला सके। वैसे आप नहीं अपने लिए अचार बनाते हो, ठीक है, तो जो अचार होता है स्वादिष्ट बना देते हैं खाने को। आप अपने लिए क्या करते हो? इस समय मान लो सर्दी के सीजन होते हैं, उस समय कलीफ्लावर, जो कोल क्रॉप्स हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। तो कुछ एरिया होते हैं वहां पे क्या करते हैं, कोल क्रॉप्स को हम लोग सुखा के रख लेते हैं, सुखा के रख लेते हैं, ठीक है, और जब सीजन नहीं होता तो खाते हैं। जैसे केनिंग हो गया, पी के केस में आप लोग केनिंग करते हो। केनिंग मटर जो मिलती है आपको, हर सीजन आपको केनिंग मिलती रहती है। क्या हर सीजन में मटर होती है? नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो जानवरों के लिए हम साइलेज बनाते हैं, ये मक्के की सबसे अच्छी बनती है, ठीक है, समझ गए? आकृति, सूरज, मनीष, शीतल, क्लियर है सभी को? ठीक है, पिकल ऑफ एनिमल, हाँ पिकल भी कह सकते हो एनिमल का, ठीक है, लाइव स्टॉक का पिकल, हाँ। तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है, जानवर बड़े चाव से खाते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्रक्रिया इसकी बनाने की होती है, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी अगर टाइम मिला तो पढ़ेंगे भी हम लोग, लाइव स्टॉक पिकल, ठीक है। तो ये मस्त साइलेज बना के जानवर इंजॉय करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं ना, तो ये भी बनाया जाता है। अच्छा, एक बर्ड आपने सुना होगा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, सुना है किसी ने। लेकिन जो मेज है, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप। क्या कहते हैं इसको? हम ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप कह देते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप कौन है? तो याद रखना कौन है? मेज है, मक्का है, ठीक है, मक्का है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मक्का है, मक्का है। एक प्रश्न और मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूं कि बारबरा मैककेल्टन का नाम सुना होगा, बारबरा मैककेल्टन का नाम सुना होगा, बारबरा मैक क्लिंटन, इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, जंपिंग जीन, इन्होंने क्या किया था? जंपिंग जीन की खोज की थी, तो वो भी इन्होंने मक्का में ही फाइंड आउट किया था, ठीक है। इजी है, आसान है, सारी चीजें याद रखना, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सभी जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में ये सभी चीजें पूछी गई हैं, तो याद रख लेना इनको, ठीक है। चलिए, जो लिखी जाती है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप कहते हैं। पीडीएफ मिलेगी तब आप देख लेना एक बार फिर से पढ़ के इसको, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं, ये मेज का
खेत है, और मुझे तो सबसे अच्छी क्रॉप यही लगती है, देखने में भी, खाने में तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा मत खाना। अगर आप ज़्यादा मेज खाओगे तो आपको एक डिजीज हो जाएगी, इसको हम पेलाग्रा कहते हैं, ठीक है। पेलाग्रा नामक डिजीज होती है, ज़्यादा अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, हाई क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करते हो, पेलाग्रा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये क्या है इसका, ये है मेल पार्ट, ठीक है, ये क्या है, मेल पार्ट, यानी कि ये मेल पार्ट है, और मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं मेज में, टेशल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टेशल। और इसको निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेशलिंग, ठीक है, टेशलिंग। और टेशलिंग ये इसमें जल्दी परिपक्व होता है, इसमें परिपक्व जल्दी होता है, इसलिए इसको प्रोटेंडरस, इसमें जो प्रोटेंडरी अवस्था होती है, ठीक है, प्रोटेंडरी अवस्था होती है, वो भी मेजी में हमको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। प्रोटेंडस पूछ ले तो किस में देखने को मिलता है आपको, मेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पे आपको कॉब दिखेंगे, कॉब ये देखने को मिल रहा है, ये जो हमारे यहाँ पे है, ये क्या है, कॉब है, ठीक है, यही भुट्टा है। इसके निकलने की प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं, सिल्किंग, सिल्क होता है, बेसिकली मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है, और फीमेल को कहते हैं हम सिल्क, इसके निकलने की प्रक्रिया कहते हैं सिल्किंग, ठीक है, यस, बहुत अच्छे, सभी ने पढ़ा है। आते हैं कुछ न्यूट्रिशन पे बात करते हैं भाई। न्यूट्रिशन जब भी पढ़ते हो तो कुछ हाईलाइट चीजें पढ़ा करो, हाईलाइट इन द सेंस, जैसे कि मक्के की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना है, लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 66-7%, ठीक है। विटामिन ई का अच्छा सोर्स देखने को मिलता है, ठीक है, विटामिन ई फर्टिलिटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है ना। प्रोटीन इसमें लगभग 10 से 11% है। ऑयल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, 3 से 4%, और इससे हम गैसोहाल बनाते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं भी आपको कि गैसोहाल क्या होता है। अभी तो मक्का बहुत ज्यादा चलन में है ना, तो मक्के की अगर बात करें तो इसे गेसोहाल बना रहे हैं, और गेसोहाल में 90% जो इथेनॉल का हम एक्सट्रैक्ट करके इसको एज ए पेट्रोल का कह सकते हैं, पेट्रोल को हम पूरा एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है, कह सकते हैं कि हम मंगाते हैं दूसरे देशों से, तो कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा आता है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि मेज से हम क्या करें, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके गैसोहाल बनाए, और वो हम एज ए फ्यूल सोर्स उसको काम कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अच्छा, फैट इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, 3.6 से 4%, सबसे ज्यादा बाजरा में देखने को मिलेगा, बाद में बात करेंगे उसको, ठीक है। चलो, इसमें प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम जीन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, याद रखना, जीन प्रोटीन पाई जाती है। बेसिकली ये डिफिशियंट होता है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में। और हमने अभी तक जो क्रॉप पढ़ी थी वो कैसी थी बताओ, मेज, और हमने मेज के अलावा हमने जो अभी क्रॉप 2 पढ़ी है, जिसमें हम राइस कह रहे हैं और हम व्हीट कह रहे हैं, वो कैसी थी, ट्रिप्टोफैन में कैसी थी, वो रिच थी या पुअर थी, ये तो क्या है, यहाँ पे आपको डिफिशियंट कमी देखने को मिल रही है दोनों की, ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की। मेज का जो येलो कलर होता है क्रिप्टोजेंथीन के द्वारा होता है, ठीक है, ये क्रिप्टोजेंथीन के द्वारा इसमें कलर येलो देखने को मिलता है। बात करें हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आपको AICRP जो यहाँ पे लिखा देखने को मिल रहा है, AICRP, ठीक है। अब AICRP का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। किसी भी क्रॉप को हमें उसकी और डेवलपमेंट करना है, उस क्रॉप को हमें और ज्यादा बढ़िया करना है, और उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसमें क्या क्या रिसर्च हो सकती है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो किसान को फायदा करें और हमारे कह सकते हैं कि हमारे लिए और अच्छा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं। क्या, फिर से बोलो फटाफट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाते हैं, और ये ICR के द्वारा चलाए जाते हैं हर एक क्रॉप पे, ठीक है, हर एक क्रॉप पे, या क्रॉप के अलावा भी बहुत सारे जो जैसे आपका हनी भी हो गया, इस पर भी चलाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें उन पर चलाया जाता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जाता है। और ये सबसे पहला चला था मेज पे, ये फर्स्ट चला था मेज पे, याद रखना, और कब चला था, इन द ईयर ऑफ 1957 में चलाया गया था, मेज पे चलाया गया था। इसी की डेवलपमेंट द्वारा 1960-61 में हाइब्रिड मेज की डेवलप होना स्टार्ट कर दी गई, और हाइब्रिड कौन सी बनी, तो हाइब्रिड में पढ़ेंगे गंगा 1, गंगा 101, ये वैरायटीज देखने को आपको मिली थी इसकी, ठीक है, मेज पे सबसे पहले चलाया गया, याद रखना आप लोग। इसमें क्या है, जियाटिन, नेचुरल साइटोकाइनिन पाया जाता है, ठीक है, याद रखना कि नेचुरल जो साइटोकाइनिन पाया जाता है मेज में, उसको हम जियाटिन के नाम से जानते हैं। नेचुरल जियाटिन होता है, नेचुरल साइटोकाइनिन होता है, जो कि मेज में आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, दिस इज कॉब, ये क्या है, ये कॉब है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है आपका, बोलो फटाफट लिखो, ये क्या है, टेशल है, ठीक है, टेशल है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका फीमेल है, फीमेल में मूछें निकल आती हैं, ठीक है। अब फीमेल में कहेंगे मूछें निकल आती हैं, सर ये क्या कह रहे हो आप, फीमेल में मूछें कहाँ निकल आती हैं, हाँ मूछें निकल आती हैं, मक्का एक ऐसी फीमेल है जिसकी मूछें होती हैं। अब मूछें क्या होती है वो दिखाऊंगा, यहाँ पे आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को, झूमर टाइप देखने को मिल रहा है, यही आपका सिल्क होता है, ठीक है, यही आपको सिल्क देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये जो मूछें होती हैं मक्का की, ऐसे याद कर लेना, इसको सिल्क कहते हैं और इसको निकलने की प्रक्रिया को सिल्किंग कहते हैं। जो मक्का की मूछें होती है यानी कि फीमेल की जो मूछें होती है सिल्क कहते हैं, ठीक है, याद रखना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है कि प्रोटीन इसमें, अच्छा ये स्लाइड हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। टियोसिनेट अभी बताया था हमने, ये क्या है, इसका पूर्वज है, यानी कि जब उत्पत्ति की हम बात करेंगे तो उत्पत्ति कहां से हो रही है, कहां से उत्पत्ति हो रही है, टियोसिनेट से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और टियोसिनेट को इल्यूसियाना मैक्सिकाना के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या इल्यूसियाना मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं। और यही प्रोजेनेटर देखने को मिलता है मेज का, ठीक है। इसमें प्रोटेंडरस अवस्था पाई जाती है, यानी कि मेल जो होगा पहले परिपक्व होगा, ये कंडीशन भी देखने को मिलती है मेज में। मेज की अगर मैं बात करूं, एक नॉन टिलर प्लांट है। नॉन टिलर प्लांट का मतलब क्या है, जब आप एक सीड डालोगे तो उस एक ही प्लांट बनेगा। और सभी कैसे थे, राइस, एक सीड डाला, बहुत सारे मल्टीपल टिलर्स आपको देखने को मिल रहे थे। सेम वही केस था व्हीट में, बहुत सारे आपको टिलर्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन मेज आपकी ऐसी है जो कि आपकी नॉन टिलर प्लांट है, इसमें टिलरिंग आपको देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से आपको एक ही प्लांट देखने को मिलेगा, इसी पे कॉब लगे आपको नजर आएंगे, ठीक है। चलो याद रखना, समझ गए, हंस रहे हो बालक ऑफिसर्स, क्या मजे ले रहे हो आप लोग। सर इनमें भी फ्लैग लीफ होती है, नहीं इनमें फ्लैग लीफ नहीं होती है, ठीक है। इसमें फ्लैग लीफ, अब आप अगर कहना चाहोगे तो आपको मना थोड़ी नहीं करेंगे कि आप कह सकते हो इसको फ्लैग लीफ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। फ्लैग लीफ बेसिकली काम उसका यही होता है कि कहते नहीं झंडा आकार की पत्ती हूं, हिंदी वाले बच्चे ज्यादा समझेंगे कि झंडा आकार की मैं पत्ती हूं। और झंडे का मतलब क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हाँ, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो झंडा अगर देखो कहीं ना कहीं हमें हमारी स्ट्रेंथ को वो बताता है। और तो वो फ्लैग लीफ जो है, वो फ्लैग लीफ ही स्ट्रेंथ ही बताती है प्लांट की, कि हम सब ज्यादा काम करके दे रहे हैं, खाना तो हम बना रहे हैं ना। घर में होता है ना, छोटी बहन होती है, क्या कहती है, सबसे काम तो मैं ज्यादा कर रही हूं, जबकि असलियत में ये चीज नहीं है ना। चलो, तो ये आपका नॉन टिलर प्लांट है, देखने को मिलता है। अच्छा, मेज की अगर बात करें तो इरोजन परमिटिंग होता है। और जो हमने कवर क्रॉप पढ़ी थी, कवर क्रॉप अभी तो नहीं पढ़ी, पढ़ेंगे आगे। एक होता है परमिटिंग, एक होता है रेजिस्टेंट। परमिट मतलब मैं कह दूं कि खूब आप लोग कमेंट करो, अंधाधुंध कमेंट करो, कुछ भी लिख दो, तो ये क्या परमिट आपको दे दी कुछ भी लिखने की। अब मैं कहूं कि लिखना सिर्फ वही है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी पॉइंट लिखना है आपको। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उन पॉइंट को रिपीट करना है, याद भी करते चलो। तो ये क्या है, इसमें आपको रेजिस्टेंट मिलेगी, सब कुछ नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से प्लांट के केस में देखने को मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इरोजन करते हैं। इरोजन क्या है, इरोजन क्या होता है, मृदा बारिश होती है उसके थ्रू बह के चली जाती है, या हवा चलेगी तो उसके थ्रू उड़ के चली जाएगी, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 घंटा लगता है इरोजन पढ़ने में, ठीक है। तो ये परमिटिंग क्रॉप है, याद रखना, ये पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, ये 2018 या 19 में कहीं ना कहीं पूछा गया, ये A4 में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। चलो, मेज को हम बायोफ्यूल के लिए यूज करते हैं, अभी बताया था जैसे। इससे हम क्या बनाते हैं, गैसो हॉल बनाते हैं। गैसो हॉल में 90% गैसोलीन होती है और 10% इथेनॉल होता है। इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करते हैं, एक प्रक्रिया होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, ठीक है, याद रखना। हवा से झटक, ठीक है, याद रखना। फिर आता है इंडिया की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ये पहले हमने बताया था, सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप बात की करोगे तो आपको ये मेज देखने को मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया, ये बताओ सभी को, इतना क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, फिर यहां पे देख भी रहे हो, ये टियोसिनेट है, यही आपका इसी का जो मेज का जो पूर्वज है। अगर मैं बात करूं पूर्वज कौन है, तो यही टियोसिनेट इसका पूर्वज है। कुछ इस तरीके से प्लांट दिखता था, ठीक है। लेकिन मक्का जब मेज बना तो कुछ इस तरीके से प्लांट, डोमेस्टिकेशन इसका हुआ, मैंने आपको समझाया था। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, किसी वाइल्ड फॉर्म से किसी प्लांट को अपने डोमेस्टिकेशन में लाना, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाओ, सुपर्ब। चलो, क्लियर है सब कुछ। ग्राउंड नट लाइक कवर क्रॉप, हाँ, ग्राउंड नट जो होती है कवर क्रॉप होती है, काउपी होती है कवर क्रॉप होती है, ठीक है। मोस्टली जो पल्सेस आपको देखने को मिलती हैं वो कैसी होती हैं, कवर क्रॉप के ही रूप में उनको उगाते हैं। जो ग्रासेस होती हैं वो कवर क्रॉप ही होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, यशस्वी ने बोल दिया, क्लियर। चल दो, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी आपको सब कुछ पता लग गया। मक्के में अगर रूट की मैं बात करूं तो इसमें भी फाइब्रस रूट पाई जाएंगी, लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती हैं। तो 2 प्रकार की रूट्स हम लोग यहां से पढ़ लेंगे। एक कौन सी बताओ आप लोग, एक सेमिनल रूट पढ़ोगे, एक आप एडवेंटियस रूट पढ़ोगे। एडवेंटियस जो रूट्स होती है यही बात में कहीं ना कहीं परमानेंट रूट का फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके से सीधे रूट चली जाती है, एडवेंटियस रूट बनाती है, ठीक है।
इसमें कुछ सहारा देने के लिए भी रूट्स होती हैं जिनको हम प्रोप या ब्रेस्ट रूट कहते हैं। ये आपको पूरा स्टाक है, ये आपको लीफ देखने को मिल रही है। ऊपरी ये पोर्शन जो आपको इस तरीके से लगा देखने को मिल रहा है, ये क्या है, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस जो बेसिकली मेल पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेशल कहते हैं, याद रखना। आप यहां पे देख सकते हो ये आपका भुट्टा लगा है, ठीक है, ये भुट्टा, इसको कॉब कहोगे, इसको कहोगे कॉब। और कॉब बेसिकली ये जो इस तरीके से मैंने मूछे शब्द प्रयोग किया है आपको याद कराने के लिए, तो ये क्या है, फीमेल पोर्शन है, ठीक है, फीमेल पोर्शन है, ठीक है, फीमेल है। फीमेल को क्या कहोगे, क्या आप सिल्क कहोगे, फीमेल को क्या कहोगे, सिल्क कहोगे। फी जो मेल है, यहाँ पे फीमेल जो है, जो महिला है यानी कि मादा है, वो कौन सी है, इसमें सिल्क देखने को मिल। पुरुष है यानी कि जो नर है, वो कौन सा है, टेशल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको सीड है, सीड को हम कर्नल भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड को कर्नल कहते हैं। और जो ऊपर इसके तरीके से कवरिंग रहती है, वहां पे हम लेमा पेलिया पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हस्क होता है, ठीक है। ये रूट्स आपको बता दी, फीमेल आपका देख सकते हो, ये ओवरी है, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे रिबन, ये पिस्टल है, और ये स्टाइल है, ठीक है, ये आपको स्टाइल देखने को मिलती है, ठीक है। इतना पोर्शन कवर हो गया। पूरे प्लांट की बात करें, सबसे ऊपर टेशल है, फिर आपका ईयर यानी कॉब है, ये आपका ईयर, ठीक है, ये कॉब है, ये आपका लीफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको नोड देखने को मिल रही है, ठीक है, ये आपका स्टाक, पूरा स्टाक हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, इजी है। चलो आगे बढ़े, समझ गए, इतना समझ लेना, पूछ लिए कॉब क्या है, टेशल क्या है, ठीक है, या सिल्क क्या है, या रूट्स कौन कौन सी हैं, तो वो डिटेल में भी बढ़ा दूंगा, और आपको यहाँ पे मैंने चित्र के थ्रू दिखाई दिया। अब बात करते हैं एरिया और प्रोडक्शन की, यानी कि उत्पादन और साथ साथ उत्पादकता की। तो कुछ चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, डाटा सेम रहता है, ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन की कभी भी बात की जाएगी तो हमेशा आप यूएसए लगा के आना, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन इन्होंने कर दिया है, लगभग वर्ल्ड में 57.7 कुंटल प्रति हेक्टेयर की हमको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन यूएसए वाले अलग ही लेवल के हैं, 107.7% कुंटल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर रहे हैं, 2x है, बर्ड से 2x है, ठीक है, यानी कि विश्व से डबल ये प्रोडक्टिविटी लेके आ जाते हैं, ठीक है। चलो फिर आते हैं हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिला, ये आपका किलोग्राम में है, ठीक है। चलो तो यूएसए 10.98 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। फर्स्ट प्लेस पे आपका यूएसए ही है, आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया की अगर अपने प्यारे भारत की हम लोग बात करेंगे तो भारत में अगर हम बात करें कुछ स्टेट जो कि प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया में सबसे एरिया पे कर्नाटक देखने को मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी भी कर्नाटक की सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश आपका दूसरे स्थान पे है। अच्छा प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन की अगर मैं चर्चा करूं तो कर्नाटका आपका फर्स्ट प्लेस पे देखने को मिलता है, और एमपी आपको दूसरे प्लेस पे देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, और बिहार में हम रबी सीजन में मेज को उगाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक वैरायटी जो की है रबी में उगाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, वैरायटी का नाम है वो है लक्ष्मी। क्या नाम है, लक्ष्मी, ठीक है, वैरायटी जो है वो आपको लक्ष्मी देखने को मिलती है, ठीक है, क्या लक्ष्मी देखने को मिलती है, इजी है। दोनों से सर कौन निकलता कहां से है, मेल से या फीमेल से, हाँ तुम बहुत होशियार हो गए। क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन यहां पे देखो कहां से निकलेगा, ये भैया हमेशा फीमेल ही सीड प्रोडक्शन का काम करती है ना, सीड प्रोडक्शन का काम हमेशा फीमेल ही करती है। मेल कब से सीड प्रोडक्शन करने लगा, कब कहां से निकल रहा है, ये भुट्टा है भाई, ये ईयर है, देख रहे हो, ये ईयर है, इसी से बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, यहां से क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यहां से मेल आता है, ठीक है, मेल यहां गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये भुट्टा बनेगा, ठीक है। अब पूछा अगर आए बड़े, चलो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हंसना हंस रहे हो तुम लोग भी, क्वेश्चन अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो डाउट पूछने चाहिए ना। चलो हंसो नहीं, बात करते हैं, भूल जाओगे नहीं तो इसको, क्लासिफिकेशन को हम करेंगे वर्गीकरण मेज का, ठीक है, मेज का करेंगे वर्गीकरण। और वर्गीकरण में क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दिया गया था स्टुअर्ट नाम के साइंटिस्ट द्वारा, किसके, स्टुअर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। और कब दिया था इसको याद रखना, 1895 में ये क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म के बेसिस पे इसको डिवाइड किया था, ठीक है, इंडोस्पर्म के बेसिस पे इसको डिवाइड किया था कि कलर कैसा है उसका, स्ट्रक्चर कैसी उसकी देखने को मिल रही है, तो उस बेसिस पे डिवाइड किया था। पहला आपको देखने को मिल रहा है, तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे डाउट आ जाते हैं कभी कभी ना, मुझे हंसी दिलाते हो, ध्यान से पढ़ लो यार, भूल जाओगे तुम लोग। चलो फ्लंट कॉर्न, सबसे पहला कौन सा होता है, फ्लंट कॉर्न होता है। इसके जो बॉटनिकल नेम है
इन सभी को याद रखना, कोई भी कॉर्न हो, सभी के जो बॉटनिकल नेम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके कुछ कुछ फीचर हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता चलूंगा। अगर मैं कहूँ आपको फिलेंट कॉर्न, तो आप याद रखना इंडुराटा होता है। क्या होता है? इंडुराटा हो। अब इंडिया में, इंडिया को कैसे लिखते हो? इंडिया ऐसे लिखते हो। तो इंडिया के 3 वर्ड ले लो मात्र, कौन से? IND और आर में आटा लगा दो, ठीक है, इंडुराटा। यानी कि इंडिया में क्या है? आटा, आटा बहुत आप लोग करते हो, तो इंडुराटा, जियामेज इंडुराटा है, साथ है, याद करना, डिस्कस मुश्किल हो सकता है आपको, डिफिकल्ट हो सकता है, तो ऐसे बना के एक्रोनिम याद कर लो, ठीक है। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूंगा या कि गुण कैसे पाए जाते हैं, इसका जो दाना है क्या है? इंटायर जो आउटर पोर्शन होता है कर्नल का, कर्नल बताया था ना अभी, दाना है इसका, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर स्टार्च देखने को मिलता है, ये व्हाइटिश और येलोइश आपको देखने को मिला, रेडिश ब्लू या वेरिएबल कलर का भी देखने को ये मिल जाता है, आपको देखा भी होगा, आप सभी जानते हैं। इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। हार्डनेस और कलरफुल कर्नल इसका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आता है डेंट कॉर्न। डेंट यानी कि डेंट, डेंट यानी क्या होगा? इंडेंटाटा, डेंट कॉर्न, ठीक है। हमेशा अगर मैं आपको याद कराने की ट्राई करूं तो कैसे, कोई किसी भी देश की लड़ाई हो, वहां पे ना यूएसए अपना पहुंच ही जाता है ना, अपनी टांग अड़ा ही देता है बीच में जाके। किसी भी देश की लड़ाई हो किसी के साथ, वो ट्रंप चाचा अपनी उंगली वहां करने पहुंच जाते हैं। बस इनको कोई मिल नहीं रहा जो इनकी उंगली कुचल दे, है ना, दोबारा उंगली करने लायक ही ना बचे। तो ये डेंट मतलब लड़ाई जब भी होगी डेंट का काम करेंगे, यहाँ पे डेंट पेंट करने पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना, जियामेज इंडेंटाटा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये हार्ड स्टार्च देखने को मिलता है यहाँ पे, ओनली ऑन द साइड, सॉफ्ट स्टार्च इन द कॉर्न प्रेजेंट अपर। अच्छा, बात करें इसमें डेंट, डेंट क्या होता है बेसिकली, और समझो, ये आपको इस तरीके से मेज का सीड देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से सीड होता है। ये जो मेज होता है यहाँ पे एक डेंट पड़ा होता है। अच्छा, अब फिर से याद करो कैसे डेंट, अब याद हो जाएगा। मान चलो आप कोई एक स्टील का कोई बर्तन हो, कोई थाली कुछ भी हो, स्टील का कुछ बर्तन लेना, उसको आप गिरा देना नीचे, है ना। किचन में जाना, अब करके मत देखना, मम्मी के सामने अकेले करके देख लेना। किचन में जाना, कोई बर्तन लेना, उसको गिरा देना नीचे, तो उस पर क्या होगा? डेंट पड़ जाएगा। क्या होगा? एक डेंट पड़ जाएगा, अंदर घुस ऐसा जाएगा, थोड़ा हल्का दब ऐसे जाएगा। तो इसके सीड के ऊपर थोड़ा दबी संरचना आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डेंट, ठीक है, डेंट कहते हैं। तो यही डेंट कॉर्न होता है। 95% यूएसए इसका प्रोडक्शन करता है, और येलो व्हाइट वेरिएबल साइज का होता है, और लाइव स्टॉक फीड के लिए, इंडस्ट्री के लिए अच्छा माना जाता है, बहुत सारी वेराइटीज की हैं। फिर आता है आपका स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम बेसिकली इसको खाने के पर्पज से, ठीक है, इसमें मॉइस्चर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको हम खाने के पर्पज से, ठीक है, खाने के पर्पज से हम इसको उगाते हैं। हाँ, ये कॉर्न का सीड है। और ये आगे क्या भेज दिया तुमने, ये कौन सी? जियामेज सेकराटा, ठीक है, ये इसका नाम है सेकराटा, यानी कि स्वीट कॉर्न है, तो सेकराटा इजी है, याद हो जाएगा। हाई शुगर कंटेंट देखने को मिलता है, अप टू 20% ड्राई मैटर यहाँ पे देखने को मिलता है। हार्वेस्ट करते हैं इसको 70% जब मॉइस्चर इसमें रहे तब। और अच्छा सोर्स मिलता है, अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, विटामिन सी का, विटामिन ए का, ठीक है। ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको हम ग्रो करते हैं, बेसिकली खाने के लिए ग्रो करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको फिलेंट कॉर्न देखने को मिल रहा है, इधर ये डेंट पड़ा है, ये देखो डेंट पड़ा है ना। छोटे बचपन में हम वो करते थे तो हमारे दांत तो होते नहीं थे, 2 दांत आगे, ये सिर्फ 2 दांत हमारे निकलते थे पहले। तो हम किसी भी चीज को खाते थे तो ऐसे काटे थे, यानी कि वही छोटा बच्चे अगर काट ले तो कह सकते हो कि थोड़ा अंदर घुस गया, बेचारा खा तो पा नहीं रहा, डेंट जरूर डाल दिया। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, डेंट कॉर्न में इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका फ्लोर कॉर्न है, ये आपका स्वीट कॉर्न है, ये आपका पॉपकॉर्न है, टाइप ऑफ मेज है, और भी हैं तो पढ़ो, ठीक है। तीसरा, ये हमारा चौथा हो गया। चौथे को हम कहते हैं फ्लोर कॉर्न। फ्लोर बेसिकली आटा बनाने के लिए पर्पज के, ठीक है। ये आपका है जिया मेज एमाइलेशिया। क्या है? जिया मेज एमाइलेशिया। फिर से बोलो, क्या है? जिया मेज एमाइलेशिया, जिया मेज एमाइलेशिया। इसके जो कर्नल होते हैं, कर्नल का भी मतलब समझना नहीं, बता दिया है। ये क्या है आपका जो ग्रेन कह लो इसको, आप क्या कह लो इसको, कर्नल कह लो तो सेम है, या एक भुट्टे का दाना कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, तो वही आप कर्नल देखने को मिला। ये सॉफ्ट होता है, मोस्टली सॉफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, और लिटिल या कह सकते हैं नो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और इजी टू ग्राइंड होता है। इसको ग्राइंड आराम से कर सकते हो, आराम से आप बना सकते हो। इसकी तो मक्के की नहीं, मक्के की रोटी, और क्या साथ में क्या खाते हैं इसको, और साथ में क्या खाया जाता है, याद ही नहीं रहेगा मेरे को, क्या खाते हैं इसको बताओ। ट्रेडिशनली ये आपको इंडियन हाइलाइट्स ऑफ साउथ अमेरिका में या इंडिया में भी ग्रो किया जाता है इसको, लेकिन मोस्टली आपको वहीं देखने को मिलेगा। फिफ्थ आपका आता है कौन सा? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो मोस्टली आप लोग तो भाई जन जी लोग हो, है ना, तो जब भी मूवी वगैरह देखने जाते हो भर भर के, है ना, पॉपकॉर्न एंजॉय करते हो। और पॉपकॉर्न भी बेसिकली, है ना, एक्स्ट्रा चीज, और जीएसटी भी लग गया अभी, पता चला
कितना लग गया है जीएसटी बताओ? मक्के के पॉपकॉर्न पे लग गया है जीएसटी। इसको हम क्या कहते हैं? जियामेज इवर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जियामेज इवर्टा। सरसों का साग, हाँ मुझे याद नहीं था, सरसों का साग, ठीक है। और बात कर रहे हैं हम पॉपकॉर्न की, तो जियामेज इवर्टा है। क्या है? जियामेज इवर्टा है। इसके स्मॉल कर्नल्स होते हैं, और जब इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर वाटर भरा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो पॉपकॉर्न बनता कैसे थोड़ा समझ लो। मान चलो ये हमारा क्या है, ये इस तरीके से मक्के का ये सीड है। इसके अंदर क्या होता है? वाटर भरा होता है, वाटर होता है, थोड़ा वाटर होता है। और जब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं, 170 पे गर्म करेंगे तो ड्यू टू हाई हीट, हाई हीट से क्या होगा, ये जो पानी है ये एकदम भाप में कन्वर्ट होगा, एकदम बहुत तेज से ब्लास्ट होगा इसमें, ठीक है। इसमें बहुत तेज ब्लास्ट होता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक में देखो इसको तो आपको लगेगा बहुत बड़ा ब्लास्ट है, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होता है उस तरीके से ब्लास्ट देखने को मिलता है, लेकिन छोटा है तो ब्लास्ट बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा ना, तो वो क्या है, पॉपकॉर्न में बदल जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। पॉपुलर स्नैक पर्पज के लिए है, ठीक है। स्नैक्स तो आप एंजॉय ही करते हो, ठीक है। तो इसमें स्टीम इनसाइड होती है, वही आप कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न को बनाती है। फिर आता है आपका 6th में आता है बैक्सीकॉर्न। बैक्सीकॉर्न बेसिकली जियामेज सेरेटिना है, ठीक है, जियामेज सेरेटिना है। और कर्नल इसके होते हैं वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्टार्च लगभग 100% है, और इसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। और बात करें हम 78% एमाइलोपेक्टिन और 22% आपको एमाइलोज इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो हम बात करेंगे, इसको हम बेड माइलिंग करते हैं, इसमें टेक्सटाइल, पेपर साइजिंग और इन सभी ऑयल कॉर्न इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। लास्ट में हमारा 7th आता जो कि है पॉड कॉर्न। आपका है आपको पॉड कॉर्न, तो कैसे इसको साइंटिफिक नेम कैसे याद करोगे? बहुत ज्यादा पोड था, मतलब हार्ड बहुत ज्यादा था, ठीक है, हार्ड था तो हमने काट ही नहीं पाया, यानी कि ट्यू नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? ट्यू नहीं काटा, मतलब क्यों नहीं काटा आपने? क्योंकि सर पॉड है ना, वो पॉड मतलब सॉइल में पड़ते पेड्स हो जाते हैं, इस तरीके से जो एग्रीगेट्स बनते हैं उनको पैड्स कहते हैं सॉइल में। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉम्पैक्ट मास होता है सॉइल का, तो उसको कहते हैं पेड्स है। और पेड्स को तुम अगर बोले काटो, कुछ लोग मिट्टी खाते होंगे वो ज्यादा याद करेंगे इसको अच्छे से। अगर मिट्टी आप खा रहे होगे, अगर हार्ड होगी तो काट पाओगे इसको। हम पूछे क्यों क्यों नहीं काटा, कहोगे सर ट्यू नहीं काटा, मतलब काट ही नहीं पाया, इसीलिए क्या है ये जियामेज ट्यू नहीं काटा, ठीक है। कौन सा? पॉड वाला। तो कर्नल जो होते हैं इसके मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, कर्नल जो है मेम्ब्रेनस देखने को मिलते हैं। और मोस्ट ये प्रिमिटिव टाइप का कॉर्न आपको देखने को मिलता है, सबसे प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे ज्यादा पुराना। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसी से ओरिजिन हो सकता है, इसका माना भी जाता है। कुछ बुक्स है बताती भी हैं कि जो ट्यूनी काटा है ना, इसी से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। इसका जो कर्नल होता है कवर्ड होता है मेम्ब्रेनस हस्क देखने को मिलता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ये कॉर्न होता है। चलो बताओ, याद हो गए सभी? लिखो फटाफट, सबको एक बार लिख दो, आप लोग लिख दो तो रिवीजन हो जाएगा यहीं पे। याद हो गया? फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, चलो आओ। फ्लेंट कॉर्न इंडिया में ग्रो किया जाता, इंडोराटा। डेंट कॉर्न यूएसए में ग्रो किया जाता 95% एरिया पे, तो जियामेज इंडियन टाटा। स्वीट इजी है, सकराटा। फिर आगे बढ़े हम लोग, यहां पे आ गया फ्लोर कॉर्न मतलब एमाइलेशिया, ठीक है, जियामेज एमाइलेशिया आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपका जो साउथ अमेरिका है बेसिकली, यहाँ पे ट्रेडिशनली ये यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है पॉपकॉर्न तो सबका फेवरेट सबसे, तो इसको कहते हैं जियामेज एवर्टा कहते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये पॉप में बदल जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। फिर आता है बैक्सीकॉर्न मतलब जियामेज सेरेटिना है। जियामेज सेरेटिना यानी कि कर्नल, इसका जो बैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलता है एमाइलोपेक्टिन और साथ साथ में एमाइलोज अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको माइलिंग पर्पज के लिए, टेक्सटाइल के लिए, पेपर साइजिंग के लिए और कॉर्न ऑयल एक्सट्रैक्ट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। बैक्सीकॉर्न है, जियामेज सेरेटिना। आखिरी में हमें मिलता है पॉडकॉर्न मतलब इसको काट नहीं हम पाएंगे, यानी कि हार्ड होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जियामेज ट्यूनी काटा। तो कर्नल इसका कवर्ड होता है मेम्ब्रेनस हस्क में और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? सब लोग बताओ। सोलंकी ने बता दिया, आकृति पुराना ठीक है लिख दिया। अब बताओ, आप लोग बताओ। हे कोने मोटाटा, ये कौन सी ट्रिक बना दी प्रवीण? हे कोने मोटाटा, क्या कर रहे हो? ट्रिक बनाई है लग रहा है, हमें लग रहा है प्रवीण ने। कौन सी ट्रिक बनाई है बोले, ये तो बताओ। हाँ, फिलेंट कॉर्न इंडोराटा, डेंट इंडियन टाटा, स्वीट शकराटा, ठीक है क्लियर। खुशबू को सही क्लियर हो गया, आकृति को याद हो गया, डन, बहुत अच्छी बात है। वेरी तंकरी वेरी तो फ्रूट टाइप है। तंकरी, व्हाट इज योर गुड नेम? अंकुश,
फ्लैंट, डेंट, शीट, फ्लोर, पॉड, पॉप, बैक्स। ठीक है, यशस्वी क्लियर हो गया, रवि को क्लियर है, मेधा को भी क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल डन, मयंक को भी क्लियर हो गया। ठीक है, किसी को याद नहीं हुआ? हाकूना तुम हाकूना मटाटा कर रहे हो, अलग ही खेल रहे हो मनीष। तुम्हें क्लास में हकूना मटाटा याद आ रहा है, चिंता कर, याद कर लो, नहीं तो एग्जामिनेशन में हकूना मटाटा हो जाएगा। चलो, बहुत मजा ले रहे हो तुम लोग। अब डिस्कशन हमारा चलेगा रूट्स पे। रूट से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें रूट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें रूट जो क्या तुम लोग प्रवीण को ब्लॉक करो पहले तो। क्या चाह रहे हो तुम लोग, चाह क्या रहे हो बताओ? हैं? प्रवीण और कौन था? एक और कोई तो, एक और कोई है। ये ऑफिसर्स तुम लोग किस राह में जा रहे हो? हमें लग रहा है स्टैंड अप करोगे तुम लोग आगे जाके। हैं? सब सब हंस रहे हैं, देख रहे हो कितना प्रसन्नित माहौल बन रहा है। कहीं हुकूना मटाटा कोई लग रहा है, कोई चिकड़ दमदम लिख रहा है। चलो याद कर लो, इसको भूल जाओगे है ना। क्वेश्चन कराऊंगा तो ठीक है, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, हंसने में कोई बुराई नहीं, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, हमने तो बोला खुश रहा करो, चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं हम ही ने बोला, हमारी गलती है ना, हमारी गलती। सेमिनल रूट्स, इसमें जो रूट्स पाई जाती हैं, याद रखो, एक मिनट के लिए इधर कंसंट्रेशन बनाओ इधर। इसमें हमको 3 इंपॉर्टेंट रूट्स याद करनी पड़ेंगी। एक सेमिनल रूट्स, सेमिनल रूट्स मैंने सब में आपको पढ़ाई हैं। सेमिनल रूट्स अभी तक वीट में भी पढ़ाई थी और मेज में भी पढ़ेंगे, इसके अलावा राइस में भी पढ़े हैं। सेमिनल जो रूट्स होती हैं, दीज आर टेम्परेरी रूट्स। क्या होती हैं? टेम्परेरी रूट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? रूट्स को नरिश करती हैं, यानी कि खाना पीना प्रोवाइड करती हैं। शील्डिंग जो प्लांट होती है इसके लिए टेम्परेरी हम इनको रूट्स कहते हैं, परमानेंट नहीं होती है। थोड़े टाइम के बाद ये क्या होती है? थोड़े टाइम के बाद ये खत्म हो जाती हैं। और अर्ली स्टेज जबकि इमेज की रहती है तो वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले, ये बताओ कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इमेज की क्या हम? तो बिल्कुल आप बोलना यस, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। कुछ एरिया है वहां पे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग वाले जहां पे भी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे जिस एरिया में, वहां पे ये जो टेम्परेरी रूट्स है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का काम करती हैं। ठीक है, चलो फिर आता है आपका एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट को हम क्राउन रूट्स कहते हैं। ये इमर्ज होती हैं अबव द सीड बिलो द ग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो क्राउन रूट्स हैं इंपॉर्टेंट है, क्राउन रूट्स है वो इंपॉर्टेंट थी, और यहां पे आपको कौन सी इंपॉर्टेंट रूट मिल रही है? एडवेंटियस रूट। ठीक है, एडवेंटियस, इसको क्राउन रूट्स कहते हैं। ये इमर्ज कहां से होती है? अबव द सीड बिलो द ग्राउंड लेवल। कहां से? बिलो द ग्राउंड से। इमर्ज फ्रॉम द बेसल नोड्स, इसको एडवेंटियस रूट इसीलिए हम लोग कह देते हैं। ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी आती है प्रॉप रूट, या इनको हम ब्रेस रूट कहते हैं। क्या? इनको हम प्रॉप रूट्स या हम इनको ब्रेस रूट कहते हैं। और ये सूट्स क्या? ये सूट बॉर्न फ्रॉम द रूट्स अराइज फ्रॉम 2 to 3 लोअर नोड्स अबव द ग्राउंड सरफेस, और ये प्रोटेक्ट करती है लॉजिंग से। आप कहोगे सर लॉजिंग क्या है? तो लॉजिंग और लॉगिंग दो वर्ड होते हैं। एक होता है लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब है हवा जब चलेगी, और उससे क्या होता है, क्योंकि प्लांट इसका बड़ा है, देयर इज नो टिलरिंग, टिलरिंग है नहीं, हवा बहुत तेज चलेगी तो गिर जाएगा। तो जो यहाँ पे आपको प्रोप या ब्रेस रूट देखने को मिलती है, ये क्या करती हैं? मान चलो मेरा पैर नीचे है, तो मैं पैर की वजह से खड़ा हूं यहाँ पे, और हवा तेज चलेगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपना बैलेंस बिगाड़ दें। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से अपने 2 रूट्स और निकाल लें, तो उसको हम पकड़ सकते हैं, या हम जमीन को इस तरीके से पकड़ लें। तो प्रेप रूट, जो प्रॉप और ब्रेस रूट होती हैं, ये जकड़ लेती हैं एकदम। ठीक है, ये क्या करती हैं? सॉइल को ऊपर से निकलती हैं, जो नोट्स होती है, नोट्स सॉइल के ऊपर नोट्स निकलती हैं, उनसे जाके निकलती हैं और वहीं पे जकड़ लेती हैं। तो क्या होता है? लॉजिंग से प्रिवेंट करती हैं, लॉजिंग होने ही नहीं देती हैं। ठीक है, चलो लेटरल रूट्स या एरियल रूट्स भी देखने को मिलेगी। ये एमर्ज होती है ग्राउंड सरफेस से, और ग्राउंड सरफेस एंड बिलो दी स्टेम, बिलो द स्टेम। ठीक है, जो स्टेम होता है इससे नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, एडवेंटियस फिर से बताएं। एडवेंटियस रूट की जब मैं बात कर रहा हूं तो इनको हम क्राउन रूट्स भी कहते हैं। ये इमर्ज होती हैं अबव द सीड। मान चलो ये आपने सीड बोया, इसके अबव, यानी कि यहां से अबव से डेवलप होंगी, अबव द सीड, लेकिन बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के बिलो ही रहेंगी इस तरीके से। जैसे सेम फीचर इसका वही है जो आपको क्राउन रूट्स का ग्राउंड रूट में देखने को मिल रहा था फीट के केस में। ठीक है, इजी, याद हो गया। बढ़े आगे। 4 प्रकार की रूट हैं, फिर से रिवाइज करो। सेमिनल रूट्स, एडवेंटियस रूट, प्रॉप या ब्रेस रूट, या फिर लिटरल या एरियल रूट्स। सेमिनल रूट्स कौन सी हैं? टेम्परेरी रूट्स हैं। जो एडवेंटियस रूट है, दीज आर द इमर्ज फ्रॉम द अबव द सीड बिलो द कह सकते हैं स्टेम। ठीक है, ये बेसल, इनको हम क्या कहते हैं?
इनको हम बेसल नोड भी कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स को। और हमारी तीसरी जो रूट्स हैं ये हैं प्रॉप रूट्स, इनको हम ब्रेस रूट भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, लॉजिंग से प्रिवेंट करती हैं। फोर्थ हमारी हैं लेटरल रूट्स, जो कि ग्राउंड सर्फेस के बिलो से हमको दिखाई देती हैं, और ये क्या करती हैं, इमर्ज फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस एंड बिलो द सिस्टम, तो इनको एरियल रूट्स भी हम कह देते हैं। इजी है, याद हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो यहां पे देख लो, जो ब्रेस रूट्स हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये इस तरीके से आपको ब्रेस रूट देखने को मिलती हैं, इस तरीके से आपको ब्रेस रूट देखने को मिलती हैं, यहां आके कनेक्ट होती हैं ताकि प्लांट गिरे ना। भाई जब भी हम मक्के को लगाते हैं तो मक्का का प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, और जैसे ये इसमें जो कॉप्स आते हैं, भुट्टा लगते हैं, तो इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, और हो सकता है उसी समय हवाएं हमको ज्यादा तेज चलनी स्टार्ट हो जाए। तो जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलेगी तो प्लांट गिर जाएगा, और प्लांट ना गिरे इसलिए आपको ये ब्रेस रूट्स निकलती है। प्रकृति ने प्लांट को ही ऐसा डेवलप किया है कि हर एक कंडीशन में खुद को वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और आपकी ये लेटरल रूट देखने को मिल रही है, प्राइमरी रूट्स, सेमिनल रूट्स, टेम्पररी रूट्स इनको कह रहे हैं, ये बाद में खत्म हो जाती है। ये आपकी एडवेंटिशियस रूट, प्राइमरी रूट, ठीक है। चलिए क्राउन रूट्स देखने को मिल रही है, सूट, ब्राउन सूट, और ये ब्रेस रूट आपको एंगल बनाती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। रूट्स पूछा जाता है, रूट्स आपको पूछी जाती है। अब आते हैं हम क्लाइमेट में, तो मक्के को हम देखो, याद रखना यहां से क्या है, जो जलवायु इसकी है। अगर मक्का की आप बात करो कल्टीवेशन, जिसका आप डोमेस्टिकेशन करते हो, यानी कि कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटेड है, ठीक है, कल्टीवेटेड जो है, ये तो आपकी कैसी है, ये आपकी C4 है, साथ ही साथ डे न्यूट्रल देखने को मिलती है, ठीक है, डे न्यूट्रल देखने को मिलती है, डे न्यूट्रल है, ठीक है, दिवस निष्प्रभावी देखने को मिलती है। लेकिन जो वाइल्ड फॉर्म की मक्का है, ये कैसी है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, याद रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपकी डे न्यूट्रल में आएगी, ठीक है, वैसे ये डे न्यूट्रल प्लांट आपको देखने को मिलता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो जनरेशन के लिए है 21 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट है। बीएचयू ने 2 बार पूछा है, बीएचयू बहुत मक्के से क्वेश्चन पूछता है ना, बीएचयू बहुत ज्यादा पूछता है, तो पीवाईक्यू जब एनालिसिस करा करो तो देख लिया करो कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, हम अगर बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो 32 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा हमको देखने को मिलता है। इमरजेंस क्या है, इमरजेंस, ठीक है। जर्मिनेशन और इमरजेंस में कोई डिफरेंस होता है, बताओ कोई डिफरेंस है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। इमरजेंस और डिफरेंस में कोई डिफरेंस है, एक ही देखने को मिलता है। इमरजेंस अगर आपका लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर कम हुआ तो इमरजेंस नहीं होगा, ठीक है। बेस टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान इसका कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर हो गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको सर्वाइबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, खत्म हो जाएगा, डेवलप नहीं होगा। रिटायर्ड, ग्रोथ रिटायर्ड कब होती है, ग्रोथ बंद हो जाएगी अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लग गया, तो आपको रिटायर्ड देखने को मिलेगी, ग्रोथ खत्म बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। रबी में हम इसको उगाते हैं, और रबी में इसको हम बिहार में उगाते हैं, बताया था, जो लक्ष्मी वैरायटी है इसको ग्रो करते हैं। ये ससेप्टेबल है, यानी कि अगर ज्यादा फ्रॉस्ट आएगा, ठीक है, फ्रॉस्ट और ज्यादा अगर वाटर लॉगिंग होगी, तो दोनों कंडीशन के लिए ससेप्टेबल देखने को मिलता है, खत्म हो जाएगा प्लांट, और यहाँ पे प्लांट डेड कर जाएगा, डीके हो जाएगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वाटर लॉगिंग होगी, पानी अगर ज्यादा भर जाएगा तब भी, और अगर फ्रॉस्ट गिरेगा तब भी। तो ये 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आते हैं सॉइल, यानी कि मृदा। जब मृदा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मृदा सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो आपको बेस्ट मानी जाती है लोम। लोम सभी के लिए बढ़िया है, अगर क्ले लोम हो तब भी अच्छा प्लांट ग्रो करता है। लोम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सैंड और साथ साथ सिल्ट और क्ले का अगर हम बात करें प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन तो आपको यहाँ पे कैसा दिखता है, समान बिहेव करती है समान, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो लोम सबसे अच्छी है, फिर आप या क्ले लोम अगर है तो करेक्ट आंसर कर सकते हो। पीएच 6.5 से 7.5 सभी के लिए यही रहेगा, ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये अगर वाटर और कम है तब भी ससेप्टेबल है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ज्यादा है वाटर तब भी सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। फिर आता है मेज एक पार्टिकुलरली सेंसिटिव है, अभी बताया था आपको, वाटर लॉगिंग के लिए इजी है, बताया था। अगर पानी जैसे ही कम या ज्यादा होता है तो प्रभाव देखने को मिलेगा मेज के प्लांट पर, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। पूछा जाता है कि सेंसिटिव किसके लिए है मेज, तो जो वाटर डिफिशिएंट हो, अगर वाटर की कमी होगी तब भी ये सेंसिटिव देखने को मिलेगी। कम ज्यादा अगर पानी होता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। एक सेंसिटिव है, दूसरा आपको लोम सॉइल या क्ले लोम अच्छी देखने को मिलती है सॉइल इसके लिए, ठीक है। चलो फिर आते हैं सीड रेट। क्योंकि मक्का को हम लोग काफी टाइप की मक्का उगाई जाती है। कौन कौन सी मक्का है, एक तो आपकी कंपोजिट मक्का होती है, इसको संकर, एक आपकी हाइब्रिड होती है, संकुल कहते हैं कंपोजिट को, और संकर कहते हैं हाइब्रिड को, याद रखना, ठीक है। संकर मक्का उगाते हैं,
संकुल मक्का उगाते हैं, फॉडर पर्पज के लिए उगाते हैं, स्वीट कॉर्न है उसको भी उगाते हैं हम लोग, ठीक है, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये बहुत सारी टाइप की मक्का हम लोग यहाँ पे उगाते हैं, ठीक है। चलो एक बार लिख दो, पीछे वाली स्लाइड के पॉइंट लिख दो आप लोग, तब तक मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं बात करूंगा हाइब्रिड की आपकी सीड रेट जो है 20 से 25 देखने को मिलती है। इतनी 20 से 25 देखने को मिलती है। हाइब्रिड इजी है, ए और बी को क्रॉस करा के हमने एक हाइब्रिड बना लिया, उसको हाइब्रिड कहेंगे। और मेज में याद रखना कि हम सिर्फ वन जनरेशन यानी कि जितनी भी हाइब्रिड हैं उनको ओनली वन टाइम उगाते हैं, ठीक है, ओनली वन टाइम उगाते हैं। इसमें जीन टेक्नोलॉजी का यूज करके हाइब्रिड बनाते हैं, और टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी में बेसिकली यूज होती है, वो डिस्कशन का विषय नहीं है अभी, लेकिन जान लो टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो भी हाइब्रिड कंपनी है ये बनाती है सीड को, ताकि किसान उसको दोबारा ना उगा पाए, एक बार उगा के दोबारा ना उगा पाए। और यही उनका, फिर अगर दोबारा उगा लिया तो धंधा बंद हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कंपनियां भी गेम खेलती हैं किसान के साथ, ठीक है। तो याद रखना मक्के को सिर्फ हाइब्रिड को आप एक ही बार उगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट इसको कहते हैं संकुल, ठीक है। कंपोजिट क्या होता है, बहुत सारी कम से कम 8 से 10 जो मल्टी लाइन होती है इनको आपस में मिला के हम जब क्रॉस करा के बनाते हैं, ये कंपोजिट लाइन देखने को मिलती है संकुल मक्का में। हम प्रयोग करते हैं 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज हम दर देते हैं। फॉडर के पर्पज से उगाना है तो 35 से 40 किलोग्राम आप सीड दे सकते हो। अगर आपको स्वीट कॉर्न उगाना है, स्वीट कॉर्न, ठीक है, सगराटा वाला, तो आपको 8 किलोग्राम सीड डालना है। बेबी कॉर्न अभी ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसको बहुत टेबल पर्पज के लिए हम उगाते हैं। क्या, इसको हम टेबल पर्पज के लिए उगाते हैं, ठीक है, टेबल पर्पज मतलब खाने के लिए, ठीक है, टेबल पर्पज के लिए हम लोग इसको उगाते हैं। तो इसका 25 किलोग्राम सीड आपको डालना चाहिए। पॉपकॉर्न अगर उगा रहे हो पॉपकॉर्न पर्पज के लिए तो आप 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उगा सकते हो। और डिबलर द्वारा अगर आप सोइंग करोगे तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज देखने को मिलता है। क्लियर हो गया सभी को? बताओ। हाँ, बहुत सही, सभी ने लिख भी दिया है। सेंसिटिव टू वाटर, पीएच 6.5 7.5, बेस्ट सॉइल लोमी। ऐसे ही रिवीजन करते रहो। घर में जाओ, बस आप पकड़ लो किसी को, छोटा बच्चा हो उसको पकड़ लो, इधर आओ, कहेगा क्या है, आओ तो इधर, या मम्मी मिल जाए पापा मिल जाए, उनको मम्मी 2 मिनट टाइम चाहिए, अब पूरी क्रॉप उनको बता डालो, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। मैं तो यही किया हूं, मेरी मम्मी तो टीचर हैं तो वो तो सुनती थी अच्छे से। अब आपके घर में अगर कोई ऐसा हो जिसपे आप अपना ये रिवीजन निकाल सको, ठीक है, रिवीजन के लिए एक इंसान घर में ढूंढ लो, जितना पढ़ो सब उसको रिवाइज, उसको बता डालो सब, ठीक है। जो हाइब्रिड है उनका दोबारा क्यों नहीं, अच्छा, हाइब्रिड को दोबारा क्यों नहीं यूज करते? देखो हाइब्रिड मैंने बताया ए और बी, मान चलो 2 प्लांट लिए हमने, क्रॉस करा के बना लिया, हमारा बन गया ए बी, ये क्या है, हाइब्रिड है। और मक्के में हम टर्मिनेटर और टेस्टर जीन का यूज करके, एक टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करके हम यहाँ पे बनाते हैं हाइब्रिड्स को। और हाइब्रिड कौन बनाती है? प्राइवेट कंपनीज बनाती है मोस्टली, ठीक है, मोस्टली हाइब्रिड कंपनीज बनाती है। तो ये क्या करती है, इसमें जीन डाल देती हैं, जो स्टेराइल जीन होता है, सिर्फ एक ही बार जनरेट करेगा, स्टेराइल जीन होता है, दोबारा ये जनरेट ही नहीं करेगा। तो वो इसीलिए क्या है, मक्के को हम दोबारा ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, चलो फिर आता है स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारी टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं, मतलब कॉर्न को उगा रहे हैं। तो जनरल पर्पज से आप उगा रहे हो तो 60 और 20 सेंटीमीटर दे सकते हो, आर और पी, यानी कि रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इतनी रख सकते हो। स्वीट कॉर्न के लिए थोड़ी ज्यादा चाहिए होगा, 75 और 20 चाहिए होगी। बेबी कॉर्न के लिए 15-60, क्योंकि ये छोटे प्लांट होते हैं, ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते, तो आप उगा सकते हो उसको 60 और 15 सेंटीमीटर पे। फॉडर के लिए और घना आप उगा दो, उसमें कोई इतना मेंटेन नहीं करना है, लेकिन एरिएशन अच्छा हो, सनलाइट अच्छी मिले, न्यूट्रिशन की कॉम्पिटिशन ना हो, तो उसलिए आप 30-20 पे जा सकते हो। टोटल प्लांट पॉपुलेशन आपको 83,000 से लेकर 66,000 से 83,000 प्लांट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये जेआरएफ वगैरह में क्वेश्चन आते हैं प्लांट पॉपुलेशन से, और कहीं नहीं आते हैं, ठीक है। चलो अगर बात करें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की में जो खरीफ सीजन में, तो 65 से 70,000 आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या याद करना है, एक आपको जनरल स्पेसिंग याद करनी है, और दूसरी आपकी बेबी, और आपको साथ साथ यहाँ पे फॉडर का नहीं, सिर्फ आपको बेबी कॉर्न को याद रखो, ठीक है। जो बेबी कॉर्न है इसका आप स्पेसिंग याद रखो, ठीक है। और अगर याद कर पाओ तो स्वीट का याद कर लो, इजी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बना लिया करो तो जल्दी चीज याद आएगी। इसका पीएच सही है क्या? हाँ, पीएच सही है, 6.5 7.5 सही है पीएच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उगा सकते हो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका सोइंग मेथड। वैसे तो हम इसको काफी सारे मेथड से ग्रो करते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर डिस्कशन करें यहाँ पे, एक तो हम जो ग्रो करते हैं बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, वाटर लॉक कंडीशन के लिए, और साथ ही साथ अगर वाटर ज्यादा होगा तब भी दिक्कत, पानी कम होगा तब भी दिक्कत, फ्रॉस्ट अगर लग गया तब भी दिक्कत, सभी प्रॉब्लम इसमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम इसको रिज पे उगाते हैं। रिज मतलब ये आप देख रहे हो इस तरीके से उठी हुई,
ये इनको हम रिजेस कहते हैं। तो रिज के ऊपर इसको उगाते हैं हम, क्या करते हैं हम इसको हम रिजेस के ऊपर उगाते हैं, रिज और फरो सिस्टम इसमें अपना के हम बेसिकली इसको हम उगाते हैं। लेकिन जो इंडिया में मोस्टली है, अब रिजेस नहीं बनाते हैं भाई, रिजेस बनाओगे तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन का जो इनपुट कास्ट है वो ज्यादा आएगी, लेबर ज्यादा लगेगा, तो हम नहीं बनाते हैं। तो हम कन्वेंशनल मेथड में क्या है, हम यहाँ पे फ्लैट बेड मेथड अपना लेते हैं, इस तरीके से फ्लैट बेड मेथड अपना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मेज की शोइंग करनी है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप ग्रो करो तो बढ़िया रहेगा, अच्छा माना जाएगा। इससे क्या होगा, ग्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रेन अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। क्यों होगा वो रीजन आपको पता है, सनलाइट अच्छी मिलेगी, ठीक है, सन की जो लाइट है ये अच्छी मिलेगी, एरेशन अच्छा होगा, कंपटीशन कम होगा वीड का, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रो करना चाहिए, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ा रहे हो उससे बहुत इजी PYQ है ARD का। हाँ सही कह रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए। अब जब मैं 1.5 घंटा या 1 घंटा आपसे ले रहा हूं ना, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, आपको कोई कितना भी लेवल के क्वेश्चन ले जाए। और हमेशा जब भी ट्राई किया करो, जितना अपना टाइम दो उतना इफेक्टिव टाइम दे दो, ठीक है। याद रखना इजी रहेगा, इससे तो इजी रहेगा जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप है मेज, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है न्यूट्रिएंट माइनिंग कर लेता है। मान चलो आपकी सॉइल है और यहाँ पे मान चलो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन अवेलेबल है। अगर आपने मेज लगा दिया तो लगभग आपको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगी अगली बार। क्यों? क्योंकि इसने क्या न्यूट्रिएंट की माइनिंग कर ली, एकदम खा गया न्यूट्रिएंट, तो एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है, एग्जॉस्ट खत्म हो जाता है एकदम। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप आपको देखने को मिलती है मेज। नाइट्रोजन 60 120 60 40 दे सकते हो। हाइब्रिड के केस में आप फिर 120 60 40 दे सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन में आप सिर्फ याद रखना है, सिर्फ NPK 120 60 40, ठीक है, 160 40 आप देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो जो नाइट्रोजन आप लोग देते हो, नाइट्रोजन जब भी किसी क्रॉप को दी जाती है तो 2 प्रकार से देते हैं हम इसको। एक तो बेसल डोज में देते हैं, ठीक है, बेसल डोज में देते हैं, या हम कह सकते हैं स्प्लिट डोज देते हैं, ठीक है। बेसल तो देंगे लेकिन बेसल में भी हम क्या है स्प्लिट डोज पर अप्लाई करते हैं। स्प्लिट मतलब हाफ हाफ हाफ। अगर 120 है तो इसको हम 40 40 40 में डिवाइड कर देंगे। 40 देंगे पहले, फिर 40 देंगे दोबारा, फिर 40 देंगे 3 बार, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस तरीके से हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देते हैं ताकि नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है ये कहीं ना कहीं बढ़ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेसिकली मैंने आपको बता दिया। मेज क्रॉप में आपको जिंक की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, उससे व्हाइट वर्ड नाम का आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता है, विकार, ठीक है, डिसऑर्डर यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी से होगा वो क्या होगा, विकार होगा, क्या होगा, डिसऑर्डर होगा और डिसऑर्डर होगा। अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, डिजीज क्या होगा, कोई माल न्यूट्रिशन होगा तब होगा। जिंक सल्फेट आप लोग 25 किलोग्राम यहाँ पे यूज कर सकते हो। फास्फोरस अगर डिफिशियंसी देखने को मिलेगी तो आपका जो प्लांट होगा स्टंट छोटा रह जाएगा, लीफ टिप पे आपको मार्जिनिंग पे पर्पल आपको पर्पल देखने को मिलेगा, डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये पर आप फास्फोरस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर है ये हायर एफिशिएंसी देखने को मिलती है मेज क्रॉप में अगर आप सोइंग के टाइम अप्लाई करते हो, ठीक है। 2 स्टेज इंपॉर्टेंट है, टेसल और सिल्किंग, वो आपको पिक्चर में फिर से दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, ये क्या है आपका, ये क्या है बताओ फटाफट। फर्स्ट इमेज किसकी है, फर्स्ट इमेज जो देखने को मिल रही है ये क्या है, आपका मेल पार्ट, ठीक है, ये मेल पार्ट है। ये क्या है, टेसल है, क्या है, ये टेसल है। और ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको सिल्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपको सिल्क देखने को मिल रहा है। और ये है क्या, ये फीमेल है आपका, ठीक है, फीमेल पार्ट है इसका। चलो आगे बढ़े, रिवीजन कर लो, लिख दो एक बार फटाफट सभी चीजें। अब आता है वाटर मैनेजमेंट। और वाटर मैनेजमेंट में बेसिकली हमको पढ़ना रहेगा कि कितना पानी हम इसको देते हैं और किस स्टेज में हमको देना चाहिए। वैसे अगर हम लोग डिस्कशन करें आपसे तो खरीफ सीजन में उगाते हैं, और खरीफ सीजन क्या है, मानसून सीजन है। तो मानसून सीजन में ज्यादा पानी तो आपको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्टेज होती है कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि मानसून टाइमली नहीं आता है, मानसून टाइमली नहीं आता तो बहुत सारी समस्याएं पानी की देखने को मिलती है। तो कब देना चाहिए, ठीक है, कब देना चाहिए। तो मेज पहले तो आप समझो कि ड्रॉट और वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव है, वाटर कम होगा ज्यादा होगा तब भी सेंसिटिव देखने को मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट स्टेज है ये पहली, तो अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो आप टेस्लिंग करोगे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको सिल्किंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, फिर भी अगर पूछ ले वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है तो 500 से लेके 800 mm देखने को आपको वाटर रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। अगर इरिगेशन की बात कर लूं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। अब ये मत कह देना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट है वही से पूछा जाता है। अगर आपके पास 3 इरिगेशन है, पूछा तो
4 इरिगेशन और 5 इरिगेशन वाला भी गया है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। अगर आपके पास 3 इरिगेशन अवेलेबल हैं, 3 इरिगेशन अगर आपके पास है, तो फर्स्ट आप करोगे नी हाई स्टेज पे। नी हाई मतलब जब मक्का का प्लांट हमारे घुटनों के इतना बड़ा हो जाए तब आप उसको क्या करोगे, इरिगेट कर दोगे, ठीक है, नी हाई स्टेज। फिर टेस्लिंग स्टेज, फिर आपका 50% सिल्किंग जब हो जाए तब करोगे। ये 3 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ ले तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है, टेस्लिंग देखने को मिल रही है, याद रखना। दूसरी कौन सी है, सिल्किंग देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। टेसल सिल्क 1 फीमेल है, सेकंड फीमेल पार्ट है, बहुत सही, परफेक्ट। चलो फिर आते हैं हम वेराइटीज पे। तो वेराइटी बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी। अब वेराइटीज क्या याद करनी है, कैसे याद करनी है, वो आप देखो आपके अकॉर्डिंग कैसे आपको याद हो सकती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट भी करता चलूंगा। हम सबसे पहले वेराइटीज में बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ये आपका 1957 में चलाया गया था, मेज पे चलाया गया था, ठीक है। और इसी के सक्सेस इसी में जो सक्सेस मिली हमको, तो ये सक्सेस हमको 1960 में देखने को मिली। 1960-61 में हमको वैरायटीज डेवलप देखने को मिली। इसमें सबसे फर्स्ट हाइब्रिड जो डेवलप हुई वो कौन सी हुई, गंगा 1 डेवलप हुई, ठीक है। इंडिया में 1961 में फर्स्ट वैरायटी डेवलप हुई, जो कि कौन सी, डबल क्रॉस टेक्निक द्वारा डीएफ जोन्सेस ने कराया था क्रॉस, ठीक है। डबल क्रॉस टेक्निक जो थी हाइब्रिड डेवलप हुई गंगा 1। बात करें हम हाइब्रिड की, तो इंडिया में जो फर्स्ट हाइब्रिड की बात करें कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग के थ्रू ईएम ईस्ट, सिंगल क्रॉस तो आपका ईएम ईस्ट आएगा, ठीक है, ईएम ईस्ट और जीएस सूल आएगा, ठीक है। ये आपका सिंगल क्रॉस से रिलेटेड है। कौन सिंगल क्रॉस की बात करेगा तो ईएम ईस्ट और जीएस सूल से आएगा। 1910 में इन्होंने स्टार्ट किया सिंगल क्रॉस टेक्निक और इनब्रीड लाइंस बनाई। अब इनब्रीड हो सकता है ना पता हो, तो जब हम क्या करते हैं, इनब्रीड लाइन जो होती है हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलती है। क्रॉस पॉलिनेशन जितनी भी वैरायटी है वहां पे इनब्रीड लाइन होती है। हम लगभग 8 से 10, ठीक है, सिप ब्रीडिंग कराते हैं, सिप ब्रीडिंग। अब सिप ब्रीडिंग आपने पढ़ा होगा, एनिमल में पढ़ा है कि नहीं, बताओ। सिप ब्रीडिंग क्या होता है, क्लोज रिलेटेड। जब क्लोजली रिलेटेड होते हैं पेरेंट्स तो उनका आपस में क्रॉस कराते हैं, लगभग 8 से 10 जनरेशन तक क्रॉस कराते हैं, तो इनमें क्या होता है, सुपेरियरिटी आ जाती है। ये जेनेटिक जो होता है ये होमोजीनियस हो जाते हैं। जेनेटिक जो इनका होता है होमोजीनियस होता है, फिर आपस में इनको क्रॉस करके इनब्रीड बनाते हैं और इनब्रीड आपको क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो गंगाबन फर्स्ट हाइब्रिड है, 1961 में बनाई गई थी डबल क्रॉस टेक्निक के थ्रू। डीएफ जोन्सेस को श्रेय जाता है डबल क्रॉस टेक्निक का, 1920 में इन्होंने बनाई। गंगा सेकंड हो गई, हाई स्टार है, टॉप क्रॉस है। टॉप क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस क्या होता है, इनब्रीड लाइन का, इनब्रीड मैंने बता दिया क्या है, और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का आपस में क्रॉस करा के हम टॉप क्रॉस कराते हैं, ठीक है। टॉप क्रॉस बनता है हमारा, यानी कि इनब्रीड क्या है, ए और बी का हमने क्रॉस कराया, ये क्या हो गया हमारा क्रॉस हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करा देंगे, तो यही हमारा क्या होता है, टॉप क्रॉस होता है, ठीक है। यही क्या होता है, टॉप क्रॉस होता है। ध्यान से सुनना सारी चीजें, तभी याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अंबर की, तो अंबर एक सिंथेटिक वैरायटी देखने को मिलती है मेज की। इसके अलावा पॉपकॉर्न की कुछ वैरायटी है जिसमें अंबर पॉप आ गया, पर्ल पॉपकॉर्न आ गया, जवाहर और अंबर ये आपकी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आ गया थी 76 और डी 765, ये ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए है। ये स्लाइड आपको याद करनी है, पूरी स्लाइड याद करनी है। चलो बताओ, याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करें हम लोग, एक बार फिर से रिवाइज करें, इसको स्लाइड को रिवाइज करें एक बार फिर से, बताओ याद करें, क्या करना है, स्टोरी बनाओ, आंख बंद करो फटाफट, चलो आंख बंद कर लो। याद करना यह है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1960 में, ठीक है। हम बात करें सबसे 50 में आ जाओ पहले। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था इन द ईयर ऑफ 1957 में मेज पे, ठीक है। फर्स्ट था, किसी क्रॉप पे पूछा है तो फर्स्ट मेज पे चलाया। मेज पे जब फर्स्ट चला तो इन्होंने 1960 में हमें सक्सेस प्राप्त हुई इसी प्रोग्राम की, इसी की। तो 1960-61 में हमने हाइब्रिड बनाई, जो कि हमारी कौन सी थी, गंगा 1 वैरायटी। कौन सी, गंगा 1 थी फर्स्ट हाइब्रिड, डीएफ जोन्सेस द्वारा बनाई गई, और डीएफ जोन्सेस ने जो क्रॉस कराया था डबल क्रॉस कराया था आपस में, ठीक है। सिंगल क्रॉस की अगर बात करेगा तो ईएम ईस्ट और सुल आ जाएंगे। 1910 में उन्होंने कराया क्रॉस, बहुत सारी वैरायटी बनाई। गंगा 1 जो थी फर्स्ट हाइब्रिड थी। इसके अलावा बहुत सारी हमने वैरायटी पढ़ी, जिसमें अंबर था, अंबर पढ़ी हमने, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटीज को हम डिस्कस की, ये सभी आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। और भी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, जैसे कि बात करूं गंगा 5 की, तो ये आपको रेजिस्टेंट मिलती है ब्लाइट के लिए, जो लीफ लाइट होता है इसमें लगता है। ब्राउन स्ट्रिप हो गया, डाउन मिल्डी हो गया, स्टेम बॉर्डर हो गया, और ड्रॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको वैरायटी देखने को मिलेगी ये भी, ठीक है, गंगा 5। फिर गंगा 11 है, रेजिस्टेंट है डाउनी मिल्डी और ब्लाइट के लिए। दक्कन हो गई आपकी, दक्कन
2 और 5, ये आपकी ड्रॉट के लिए है, ये आपकी रबी के लिए है। फिर माही हो गया, कंचन हो गया। कुछ नहीं याद हो रहा, जो जिनको मैं स्टार कर दूं वो तो याद कर ही लेना, ठीक है। माही है, कंचन है, ये याद कर लेना। ये आपको अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। अर्ली मैच्योरिटी और कंचन, ये आपकी एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी देखने को मिलती है। फिर ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा। किरण, ये आपकी रेनफेड सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गंगा सफेद। गंगा सफेद भी दो है, एक 2 है, एक 4 है। गंगा सफेद यानी कि व्हाइट मेज होगी, गंगा 4 हाई स्टार्च है, ठीक है। सरताज और दक्कन, ये आपकी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स देखने को मिलती है। नवजोत, ठीक है, नवजोत आपकी है, कंपोजिट वैरायटी देखने को मिलती है, गुड एडेप्टेबिलिटी इसकी है। ये महिगिरी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट है, रबी सीजन के लिए है। जायद में बहुत सारी वैरायटी, जैसे कि तारिन हो गई, नवीन हो गई, श्वेता हो गई, नवजोत हो गई, कंचन हो गई, आजाद हो गई, आजाद उत्तम, ये सीएसए के द्वारा निकाली गई, हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। चलो किरण, फिर आती है आपकी रबी सीजन की वैरायटी। गंगा सेकंड है, दक्कन 103 है, दक्कन 105 है, आपकी त्रिशोटा है, और साथ ही मनगिरी है, टी आपकी रबी सीजन के लिए है। हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड 90 ये आपकी ग्रीन कॉर्न के लिए है, मिल्क स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ तो आप याद कर ही लेना। सर लेटेस्ट वैरायटी भी आती है एग्जाम में, वैरायटी आपकी जो आती हैं वो मोस्टली वैरायटी वही आती हैं जिनको मोस्ट कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर है, या कुछ उनका यूनिक फीचर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो गंगा सफेद है, तो गंगा सफेद अगर पूछेगा तो किसकी वैरायटी है, तो याद कर लो गंगा सफेद। गंगा से जितनी भी हैं मोस्टली आपको मेज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले महिगिरी किसकी वैरायटी है, मनगिर, सॉरी महिगिरी नहीं, मनगिरी, तो किसकी कंपोजिट वैरायटी है जो कि आपके मेज की देखने को मिलती है। कुछ हाईलाइटेड वैरायटी होती है, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी कुछ और वैरायटी है, बेबी कॉर्न की है, जैसे कि पार्वती हो गई, आपकी प्रकाश हो गई, ठीक है। इसके अलावा विवेक हो गई, ये आपकी स्पेशली फॉर बेबी कॉर्न की देखने को मिलती हैं। अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी में दयाना और ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। चलो अब यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आप पूछ रहे हो कि क्या याद करना है। अगर मैं कहूँ अगर इतनी पीछे है पहली स्लाइड तो याद कर लेना, ठीक है। फिर अगर कुछ नहीं याद हो रहा तो ये तो जरूर याद कर लेना, कि एक बार सब पे नजर डाल लेना। नजर डालना मतलब एक बार पढ़ लेना सभी, जैसे मैंने पढ़ दिया ऐसे एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है, अगर कोई न्यूट्रिएंट कम है, मान लो मेज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन कम है, तो हम क्या करेंगे, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बना के इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो वैरायटी जैसे की बात करें, एक फर्स्ट हमारी है पूसा विवेक QPM9, ये इंप्रूव्ड वैरायटी है। ये रिच है किसमें, विटामिन ए में, ठीक है। विटामिन ए आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको लाइसिन और जो ट्रिप्टोफैन की कमी थी ये आपको कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी, और 2017 में इसको रिलीज किया गया था। दूसरी वैरायटी बात करूं पूसा HM4, ये भी इंप्रूव्ड वैरायटी है, और ये भी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में इसमें अधिकता देखने को मिलती है, रिच है। थर्ड आ गई आपकी पूसा HM8, ये भी इंप्रूव्ड वैरायटी है, लाइसिन ट्रिप्टोफैन अधिक देखने को मिलेगा। सेम आपकी पूसा HM9 है, ये भी इंप्रूव्ड है, ये भी लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से रिच है। फिर आती है आपकी फिफ्थ, जो कि ये है लोवल और QPM हाइब्रिड, ठीक है। ये आपको 1, 2, 3 ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी देखने को मिलती है, 2020 में रिलीज की गई है। तो इतना तो आप याद ही कर लेना, इसको तो याद कर लेना, ठीक है। ये लेटेस्ट आपकी वैरायटी है, आपने पूछा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। गंगाबन फर्स्ट हाइब्रिड, ओके। चलो बताओ याद हो गई वैरायटीज, आपको याद हो गई, याद हुई कि नहीं, रिवीजन करा जाए एक बार फिर से। बस कुछ चीजें और बची, फिर क्रॉप हमारी खत्म हो जाएगी। अब छोटी छोटी क्रॉप है, एक दिन में 2 खत्म हो जाएंगी क्रॉप, ठीक है। चलो मोस्ट क्रिटिकल, अगर हम बीड की बात करें तो जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है बीड के लिए, ये 4 to 6 वीक देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बीड यहीं पे देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा बीड यहीं पे देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक प्रक्रिया की जाती है, उसको बताऊंगा, हॉडलिंग करके होता है। उसको खेत में जब आप मक्का लगी होगी तो आप हॉडलिंग करोगे, यानी कि प्लॉइंग करोगे, जब उगी हुई मक्का होती है उसमें। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में आप अट्राजिन और सिमाजिन का यूज करके खत्म कर सकते हो। पोस्ट इमरजेंस के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए पैराक्वाट का यूज करके आप इस खत्म कर सकते हो। इल्ड जो आपको है लगभग यहाँ पे तो आपको डिफरेंट है, लेकिन सॉरी इल्ड आपको हाइब्रिड की अलग देखने को मिलती है, कंपोजिट की अलग देखने को मिलती है, लेकिन आपको मोस्टली जो बुक है या नोट्स हैं वहां पे नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ सोर्स हैं वहां से लेके आया हूं आपके लिए हार्वेस्टिंग, तो बता दूंगा। हार्वेस्टिंग आप इस तरीके से करते हो, और इसको हम नाम देते हैं, क्या है ये आपका, ये डीहस्कर कम सेलर मशीन है। क्या है, डीहस्कर कम सेलर मशीन है। क्या है, डी हस्कर, ठीक है, डीहस्कर कम सेलर, ठीक है, SHELLER सेलर मशीन है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, हार्वेस्टिंग इसमें करते हैं। कुछ याद हुई, कोई बात नहीं, सभी याद हो जाएंगे। मेच हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में। अब आप कहोगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होता है, जो हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो ड्राई मैटर, मैक्सिमम ड्राई मैटर का
किस कंडीशन पे होता है तो आप बताओगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे होता है। अब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे ही हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि इस समय ड्राई मैटर हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग किससे करते हैं तो डीहस्कर कम सेलर से करते हैं, और सेलिंग करते हैं डीहस्क कॉब की यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं, मतलब उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रेन यील्ड जो आपको है लगभग 15.5% मॉइस्चर कंटेंट पे करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रबी मेज का तो लगभग 2 गुना यील्ड ज्यादा देखने को मिलता है, खरीफ की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा यील्ड देखने को मिलता है रबी का। ठीक है, फिर बात करेंगे बेटर इरिगेशन, पेस्ट इशू कम देखने को मिलेंगे। यील्ड जो आपको होती है लगभग आपको 25 से 60 कुंटल याद रखना है। और हाइब्रिड की अगर आप बात करोगे, ठीक है, हाइब्रिड की, अब ये यील्ड आपको किसी बुक में मिलेगी नहीं, राजेंद्र प्रसाद की जो बुक्स है बेसिकली, ठीक है, 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो टेक्स्ट बुक है, मैंने उसी का सोर्स दे दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए और गलत हो जाए तो टेक्स्ट बुक का आप सारा लेके अपने आंसर को सही करवा सकते हो। ठीक है, चलो, तो 25 से 60 करोगे तब भी सही, 40 से 60 करोगे तब भी सही। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हो, इजी है, सब कुछ याद हो गया। यहां से क्या है, हार्वेस्टिंग कब करेंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर करेंगे। फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी होती है इस पे हमको ड्राई मैटर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, किससे करेंगे, डीहस्कर कम सेलर से इसकी हम करते हैं, और 15.5% मॉइस्चर कंटेंट हमको देखने को मिलेगा ग्रेन यील्ड पे। ठीक है, यील्ड आपको 25 से 60 कुंटल, या हाइब्रिड की आपको 40 से 60 कुंटल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसमें स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की कुछ बात करेंगे, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, चलो बोर मत होना, बस थोड़ा बचा है। बेबी कॉर्न की बात करें, ये आपका अनफर्टिलाइज कॉब होता है। कैसा होता है कि दिस इज अनफर्टिलाइज कॉब। ईएफओ में क्वेश्चन आया है 2 बार, यहां से आया है, ये आया है। ठीक है, हो सकता है कि अब चांस तो नबार्ड में भी आ जाए। क्या होता है बेबी कॉर्न, अनफर्टिलाइज कॉब होता है। कैसा होता है, अनफर्टिलाइज। इसकी लेंथ जो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। इसको हार्वेस्ट कब करते हैं ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ये भी याद कर लो, आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन का अच्छा क्वेश्चन है। हार्वेस्टिंग जो टाइम है इसको 1st to 3rd वीक ऑफ सिल्किंग इमरजेंसी, जैसे सिल्क इमरजेंसी हुआ उसके 1 से 3 दिन बाद हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये आपकी फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज कॉब देखने को मिलती है, देख रहे होगे, पतली सी छोटी सी यहाँ पे कॉब आपको देखने को मिल रही है। हार्वेस्ट करते हैं 1 to 3rd दिन सिल्क इमरजेंसी, जब आपका डेवलपमेंट कंडीशन होगी प्लांट की सूट की साइज की। चलो ठीक है, वो तो ऊपर बता ही दिया हमने। अगर आप बात करें एक गुड साइज ऑफ बेबी कॉर्न है तो लगभग 6 से 11 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए, और 1.15 सेंटीमीटर डायमीटर इसका होना चाहिए, तो गुड साइज का है ये। ठीक है, मोस्ट प्रेफर किया जाता है बाय द क्रीमिश लाइट येलो कलर, जो इसका कलर होता है ये कौन सा, नींद आ रहा है सर, नींद आ रहा है, बस 1-2 मिनट बाद सो जाना, आप रुक जाओ। क्रीमिश लाइट येलो आपको इसका कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिचेस्ट सोर्स होता है फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे, याद रखना। गुड अमाउंट में आपको फाइबर देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसका डाइजेशन इजीली हो जाता है। ठीक है, और इसकी सोइंग हम अप्रैल अगस्त में करते हैं। जितने पॉइंट हैं 6-7 पॉइंट जो भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। ठीक है, क्या कि अनफर्टिलाइज कॉब है, 8 से 10 सेंटीमीटर इसका कॉब की लेंथ होती है। 1 से 3 दिन के बाद इमरजेंस हो जाए तब उसके बाद इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। अनफर्टिलाइज होता है, फिंगर लाइक होता है ये। ठीक है, क्रीमिश लाइट येलो कलर इसका सबसे कलर अच्छा माना जाता है। फास्फोरस का अच्छा सोर्स है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, पेटेबल है, और अप्रैल अगस्त में इसकी हम बुआई करते हैं। ये देख सकते हो, दिख रहे हो। अच्छा, आप मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगती है, लड़के जब जैसे हम हैं, लड़का कोई भी लड़का हो, इसका सिंपल एग्जांपल देखो, वो क्या करता है, उसको खुद से कहते हैं कि खुद को एक सुपीरियर बनाना है, खुद को सुपीरियर बनाना है। सुपीरियर इन द सेंस सब काम सुपीरियर, अब जॉब भी लेनी है ना, और पालन पोषण भी करना है। ठीक है, तो मतलब खुद का भी बहुत सारा मेंटेनेंस है, आगे फैमिली को भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और जो हमारी गर्ल्स होती है, ये लड़का तो सिर्फ एक फैमिली का काम के लिए बना है, ठीक है, एक फैमिली का, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं ये परिवार जहां जब रहती हैं शादी से पहले तो अपने परिवार को संभालती है, और शादी के बाद 2 फैमिलीज को संभालती है, तो गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो गर्ल्स आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको नींद ना आए। तो गर्ल्स को नींद नहीं आ रही थी, और रवि जी कह रहे हैं किसको नींद आ रही थी, किसको आई थी नींद, प्रवीण को नींद ज्यादा आई थी। अब देख लो आप, ठीक है, बेबी कौन अच्छा, ये कौन बेबी नहीं है, दिस इज क्यूट, है ना, लक्ष्मी का अवतार है, रूप है, माता है हमारी, है ना। चलो ये आपका बेबी कॉर्न है, ये क्या है, बेबी कॉर्न है। ठीक है, ये कितना अच्छा है, देखो क्यूट, बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, और आप लोग नींद आ रही है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, आप भी खाओ जाके मक्का, है ना, पढ़ो तो पहले इसके बारे में,
ठीक है, सो क्यूट, बहुत अच्छा चित्र लग रहा है, तभी तो मैंने यहाँ पे लगाया है उसको, है ना। चलो अब बात करेंगे क्वालिटी प्रोटीन मेज की। तो मेज में हमने अभी डिस्कशन किया था लाइसिन कम है, ट्रिप्टोफेन कम है। क्या है? लाइसिन कम है, ट्रिप्टोफेन कम है। तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एस के विशाल और डॉक्टर इवेगेला वेंजिएलेस, इन्होंने सिमिट मैक्सिको में क्वालिटी मेज प्रोटीन पे काम किया, क्यूपीएम पे काम किया और इनको 2000 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। इन्होंने क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया और ये डेवलप किया इन्होंने कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू। इन्होंने क्या किया, इसमें ओपेक जो 2 जीन है इसको डाला, इसमें ओपेक 2 जीन इसमें डाला, ठीक है। और ये होता है रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो कौन कौन से एसिड हैं? लाइसिन कम था तो इसमें ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 3.7 से 4.2 ग्राम पर 100 ग्राम हो गया। ट्रिप्टोफेन भी बढ़ गया, लगभग 30 से 40% हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है नॉर्मल मेज की अपेक्षा, ठीक है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? ये रेगुलर मेज जो थी वो डिफिशिएंट थी लाइसिन ट्रिप्टोफेन में, हमने क्यूपीएम को यूज करके इसको बढ़ा दिया, ठीक है। क्वालिटी मेज जो प्रोटीन है ये, इसमें प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो गई और स्पेशली ये पॉपुलेशन जो डिपेंड थी पूरी तरीके से मेज पे, उसको एज ए स्टेपल क्रॉप देखने को मिल गई, ठीक है। फिर आता है FAQ, स्टैंडर्ड क्वालिटी बताती है कि मेज प्रोटीन शुड हैव 5 ग्राम लाइसिन पर 100 ग्राम प्रोटीन देखने को ये मिलता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमको याद रखने पड़ेंगे, आप नहीं सोना है किसी को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यूपीएम ये दिख रहे हो, इस तरीके से क्वालिटी प्रोटीन मेज आपको जो देखने को मिलता है, क्यूपीएम वैरायटी, कितना कहते हैं अट्रैक्टिव मेज देखने को मिल रहा है ना, एकदम तंदुरुस्त बॉडी बना। नहीं, एक लड़का होता है जिसको नई बॉडी बनाने का जोश चढ़ा होता है ना, वही उस तरीके का मक्का देखने को मिल रहा है, एकदम ठूठ सा खड़ा है इस तरीके से, है ना। क्यूपीएम का जीन एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ सही बात, सही कहो, लिखा भी है ओपेक 2 जीन है, ठीक है। चलो ये देख रहे हो। फिर आता है हमारा स्वीट कॉर्न, बस ये हमारा लास्ट रहेगा। स्वीट कॉर्न की हम बात कर रहे हैं तो स्वीट कॉर्न, अब तो पानी आना चाहिए आपके मुंह में। लो एक और पिक्चर दिखा देता हूं, ये लो, अब तो नींद नहीं आई, गई नींद, ठीक है। मस्त इंजॉय करो, इस समय मौसम भी वही चल रहा है। स्वीट कॉर्न की बात करें, सकराटा वाला हमारा है स्वीट कॉर्न है, ये पॉपुलर है वेजिटेबल के लिए, यूएसए में बेसिकली टेबल पर्पस के लिए। वेजिटेबल इन द सेंस ये इसको बहुत सारे पकवान जो भी कुछ आपको खाने को मिलता है उसमें इसको डाल दो, है ना, आलू की तरह। ये भी सर्वव्यापी हो रहा है यूएसए वगैरह में, हर एक चीज में इसको डाल दो, ठीक है। इसको हम क्या है, टेंडर सुगरी कर्नल्स इसके होते हैं, उसी स्टेज पे इसको हम इमेच्योर कह सकते हैं, अपरिपक्व अवस्था जो होती है उसी समय इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो ग्रीन कॉर्न हार्वेस्ट किया जाता है 18 से 20 दिन आफ्टर पॉलिनेशन फॉर लिस्ट ईटिंग क्वालिटी, ठीक है। बेस्ट ईटिंग क्वालिटी के लिए अगर हम बात करें तो इसको कब हार्वेस्ट किया जाएगा? 18 से 20 दिन, ठीक है। 18 से 20 दिन पहले ही हार्वेस्ट कर लेंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर नहीं आने देंगे। हार्वेस्ट जो टाइम होता है 70 से 75 दिन बाद, सोइंग के बाद इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मॉइस्चर लगभग 70% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। शुगर कंटेंट आपको 11 से 20% देखने को मिलेगा। स्वीट जो मेज है, ठीक है, स्वीट जो कॉर्न है 20% शुगर देखने को मिलता है इसके कर्नल्स में, ठीक है, इसीलिए मीठे होते हैं। डेंट जो मेज होता है 3% इसमें शुगर होता है और ग्रीन स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं। कल्टीवेटर जो फ्रेश कंजप्शन के लिए है, फ्रीजिंग के लिए इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो पर्पज है, खा ही रहे हैं हम, स्टेपल पर्पज के लिए हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, मोस्टली ईटिंग के लिए, ठीक है, टेबल पर्पज के लिए हम इसको करते हैं। जी हमें सकराटा है, याद कर लेना क्या क्या फीचर्स इसके हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आप एंजॉय भी करते हो इसको। फिर आता है आपका की पॉइंट और खत्म हो गया हमारा क्रॉप, ठीक है, कितने शानदार जानदार तरीके से खत्म हो गया। थर्ड क्रॉप थी तो हमें कम टाइम लगा, आगे क्रॉप जितनी बढ़ते जाएंगे हम लोग तो क्या होगा और आपको कम समय लगेगा क्रॉप को पढ़ने में। इंपॉर्टेंट थी, इससे ज्यादा डिटेल आपको ना कहीं मिलेगा। कम से कम 7-8 सोर्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको यूटिलाइज करके मैं किसी भी प्रेजेंटेशन को या किसी भी कंटेंट को प्रिपेयर करता हूं, तो आपको कुछ ऐसा छूट ना जाए, ठीक है, कुछ छूट ना जाए। हो सकता है कि 2 से 5% कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई, वो आपकी प्रैक्टिस सीट से आ जाएगी। प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा तो कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है आने वाला टाइम में टमाटो का जगह कॉर्न लगेगा। नहीं, अपने यहाँ तो नहीं इतना ज़्यादा, 2% पे हम लोग जाते हैं, लेकिन यूएसए में चल रहा है। बताया था अभी आपको होडलिंग। ये प्रक्रिया क्या है, जैसे कि हम लोग पडलिंग कर रहे थे राइस के केस में। पडलिंग क्यों कर रहे थे? ताकि वीड के इन्फेस्टेशन को कम कर पाए, तो इसी प्रकार से में एक प्रक्रिया कहती है होल्डिंग। क्या करते हैं? होल्डिंग करते हैं। जो यहाँ पे हम प्लॉइंग करते हैं बिटवीन द रो जोन, खड़ी खेत में। जी किसान देख रहे हो पीछे, देखो किसान क्या कर रहा है, मेज के खड़े फील्ड में वो अपना मशीन लेके चल दिया और क्या कर रहा है, क्योंकि यह कि बीड है, बीड को कम कर पाए, ठीक है, बीड को कम कर पाए, ठीक है, बीड को हम कम कर पाए। लगभग हम 20 से 25 डेज आफ्टर कंट्रोल करते हैं बीड को, तो उसके लिए प्रक्रिया जो करते हैं वो होल्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है आइडियोटाइप प्लांट। आइडियोटाइप प्लांट क्या होता है कि सेम आइडियोटाइप प्लांट एक पूरा चैप्टर है, अगर पढ़ना चाहना तो आप बताना, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है।
आइडियो टाइप प्लांट क्या होता है कि हमको मान चलो कोई ऐसा गुण चाहिए, एक ऐसा प्लांट चाहिए जो हमारे अकॉर्डिंग हो। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें आइडियो टाइप जनरेट करते हैं, एक प्लांट बनाते हैं। मॉडल प्लांट होता है, जैसे मॉडल प्लांट, जैसे मान चलो आपका मॉडल कौन है, आप किसके फैन हो, तो आप में से हो सकता है कोई कहे कि विराट सर का मैं फैन हूं। क्यों, आप विराट सर के जैसा बनना चाहते हो ना। तो इसी प्रकार से हम प्लांट जो बनाते हैं वो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग फीचर लाना चाहते हैं, उसकी टिलरिंग ज्यादा हो, ठीक है, उसमें कॉब ज्यादा लगे। अब अगर सोचो, अगर मेज हम ऐसा बनाते हैं जिसमें टिलरिंग होने लगे, जब टिलरिंग होने लगेगी तो प्लांट ज्यादा निकलेंगे, प्लांट ज्यादा निकलेंगे तो कॉब ज्यादा लगेंगे। तो सोचने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यही जो आइडियल प्लांट होता है इसको हम आइडियो टाइप प्लांट कहते हैं, एक मॉडल प्लांट होता है। बिल्कुल सही लिखो, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मॉक और पियर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1975 में दिया था। अच्छा, जो मीजोकॉटिलीडन होता है, पार्ट होता है बिटवीन द सीड और लोएस्ट ज्वाइंट एट एंग सीडलिंग। तो याद रखना, मीजोकॉटिलीडन पूछा जा सकता है तो लिख देना। नी हाई स्टेज आपको 35 से 40 डेज आफ्टर देखने को मिलती है। सोइंग के बाद आपको 35 से 40 डेज आफ्टर नी हाई स्टेज देखने को मिलती है। नी हाई स्टेज कुछ नहीं होता है, बेसिकली जब घुटने हमारे हैं यहां तक प्लांट आ जाए तो उसको नी हाई स्टेज कहते हैं, ठीक है। चलो, फिर आता है ग्लूफोसाइनेट। ये रेजिस्टेंट देखने को मिला है मेज, और कॉमर्शियलाइज इसको किया गया 1997 में, ठीक है। बाइल जो रिलेटिव इसका एक और है वो है ट्रिप्सिकम। कौन सा है रिलेटिव, कौन सा है बाइल रिलेटिव, ट्रिप्सिकम है। कौन सा है ट्रिप्सिकम है, कौन सा है ट्रिप्सिकम है। और इसका फादर कौन है, पूर्वज कौन है, ट्यूशनेट है, ठीक है। प्रक्रिया सारी इंपॉर्टेंट जो भी थी सब मैंने आपको बता दिया है। अब अगर किसी का डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बताओ, याद हो गया सब कुछ। मैं मोदी का, ठीक है, कोई बात नहीं सर। आई एम यशस्वी, आवर क्लासमेट एंड वी नेवर स्टडीड एनी क्रॉप इन सच डिटेल इन आवर कॉलेज। थैंक यू। अगर मैं आपको डिटेल में करवा पा रहा हूँ सारी डिटेल, तो पहले तो आप सभी का थैंक यू, ठीक है। आप सभी उसके हकदार हो आप। ये आपका कहते नहीं, हाँ, एक होता है हक जताना। क्या होता है, हक जताना। आपको हक जताना पड़ेगा, है ना। और हक जताना कब कर सकते हो, मैंने बोला ना, आपको बताता हूँ कुछ चीजें। कि एक होता है कि जैसे मान चलो कोई संघर्ष कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है ना, और फिर भी वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, दिस इज नॉट हेल्प। ये क्या है, ये प्यार है। और प्यार वो माता का अपने बच्चे के लिए हो सकता है, ठीक है, फादर का, आपके पेरेंट्स का आपके लिए हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है। जो वर्ड हमारा लव है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। बस आपको समझना पड़ेगा। एक होता है प्रेम और एक होता है मोह, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। मान चलो आपने एक चिड़िया है, आपने पकड़ ली और आप पिंजरे में उसको कैद करके रख दियो, तो क्या है, दिस इज मोह, कि वो उड़ ना जाए, कहीं घर से भाग ना जाए, दोबारा थोड़ी ना आएगी। और एक क्या है, प्यार है। प्यार क्या है, चिड़िया को आप खुला घर में रख रहे हो और वो खा रही है, मस्त खा रही है, हर जगह कूद के उड़ के इधर बैठ रही है, उधर बैठ रही है, और वो उड़ के बाहर भी जा रही है, पूरा संसार भी देख रही है, फिर शाम को आ जा रही है। तो ये क्या है, प्यार है। तो दोनों सब जो है डिफरेंस हैं, बस आपको छोटी सी लकी ड्रा करने को देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, तो याद करना, आपका हक बनता है, कुछ भी अगर छूटे तो बिल्कुल बताना। और मैं आप सभी से कहता हूं, घर कुछ भी नहीं लेके जाना, डाउट यहीं क्लियर करना है, ठीक है। एडिबल पार्ट में भी फ्रूट क्रॉप का कैसे याद करें। अच्छा, एडिबल पार्ट फ्रूट का कैसे याद करें, एडिबल पार्ट तो याद हो जाएगा, क्लास करते रहो, बस याद हो जाएगा, सब याद होगा, आप चिंता ना करो। हाँ, कॉलेज में नहीं पढ़ाते, कृति सही बात है, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, आपको पढ़ा देंगे सब। सर हम एक पेज में खत्म करते थे। अच्छा, ऐसे ही करते हैं यार। हाँ, कोई ना, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको छोड़ दो, किसी की बुराई मत करो, आप अपनी मेहनत के दम पे रहो, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, क्रॉप सभी करा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सही है, ऐसे ही अपने और हाँ, आइडियल भी आजकल जब चूज करते हो तो देख समझ के किया करो, है ना। आइडियल पता चलता है कि आपने आइडियल अपना चूज किया और 2-3 साल आप उसको फॉलो कर रहे हो, फिर आपको इसमें कुछ बुराई देखने को मिलती है। तो आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना है, आंख खोल के सतर्क रहो, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम के आप बता रहे हो नाम, सर याद करने का सही तरीका यही है कि हर एक उस चीज को जिसको याद करना चाहते हो, कम से कम एक बार उसको पढ़ लो, मन में पढ़ लो, चाहे आप बोल के पढ़ लो, बोल के पढ़ा करो, ज्यादा याद रहेगा। बोल के पढ़ो, फिर आप एक बार उसको लिख दो, ठीक है, उस बार आप लिख दो, उसको भूल जाओ, ये मत नोट्स बना लो, नोट्स भी अच्छी तरीका है, कोई नहीं, नोट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हो, लिख के याद करो, ठीक है। कुछ भी चीज है अब पूरा नहीं लिखना है, जैसे कि आप ग्लूफोसाइनेट लिखना है, GR
ग्लूफोसाइनेट रेजिस्टेंट क्या है मेज, कब देखने को मिला 1977 नहीं लिखना, 1907 लिखना। तो इजी तरीका, ठीक है, पहले याद करोगे टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा, कम से कम 3 बार किसी चीज को पढ़ो जब जाके याद हो जाएगा। सर याद करने का तरीका यही सही है, ठीक है, इसी तरीके से याद कर सकते हो, और मैं बताऊंगा डिटेल में, है ना, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या, क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, बताओ फटाफट, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है? ठीक है, क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉपकॉर्न टेम्परेचर शुड बी, कितना होना चाहिए टेम्परेचर पॉपकॉर्न बनाना है तो? ऑप्शन ए 180 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 190 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 170 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस। चलो बताओ, फटाफट करो आंसर, इजी क्वेश्चन है, इजी शुरुआत करते हैं, फिर कठिन कठिन लेके चलेंगे, बताओ। नवाड़ में तो इजी आता है, क्वेश्चन ही करा रहा है प्रवीण, हाँ नवाड़ में इजी आएगा, चिंता ना करना, रवि जी आप चिंता मत करना, इजी आएगा नवाड़ में, ठीक है। हाँ ये जो क्रॉप है ना, मैं आपसे कह के देता हूं, आप किसी एग्जामिनेशन में बैठ जाना, देखो मैं अब आप 2 से 5% का आप गैप लेके चलो, 95% जो भी आपको टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट है, कहीं नोट्स में है, किसी भी सोर्स है, बताया ना मैंने 8 से 10 सोर्स फॉलो करके आपको ये क्रॉप मिली है, एक क्रॉप, तो सोच सकते हो आप। एक बार एक काम करना, आपको देखना ही है, आप चेक करना कि इल्ड कहाँ आपको मिल रही है, इल्ड चेक करना, ट्राई करना एक बार इमेज की, ढूंढ के देखना, फिर बताना, फिर मेरे क्लास में कल नहीं मिलेगा आपको, मोस्टली इल्ड ही नहीं मिल रही है आपको, लेकिन टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक से ही मैंने यहाँ पे इल्ड आपको दी है, ठीक है। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, और 94% ने सही कहा है, 5% 200 पे चले गए, गलत काम करते हो आप लोग हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 170 सही है आपका, अगला क्वेश्चन करो। मोनोसियस कंडीशन फाउंड इन विच क्रॉप, ऑप्शन लो आप लोग फटाफट, ए व्हीट, बी राइस, सी मेज, डी ऑल ऑफ दीज। ध्यान से करना, क्वेश्चन इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, करो फटाफट बताओ। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर की अगर हम करेक्ट की बात करें तो आपका आंसर फिर से सी सही हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो, ये 50% वाले कहाँ चले गए, और सब लोग कहाँ हो, ये 42% ऑल ऑफ दीज लगा रहे हो, कहाँ है दिमाग तुम्हारा, हा? भाई घास चढ़ने चला गया दिमाग, एंजॉय कर रहे हो, सो गए हो। मोनोसियस कंडीशन का मतलब क्या है, एक प्लांट है, इस पे ही आपके मेल फीमेल दोनों हैं,
एक प्लांट पे मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन है, वही तो मोनोसिस कंडीशन है, मक्के में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, ये आपके कॉप लगे हैं, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, एक ही प्लांट पे दोनों अलग अलग लगे हैं, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग हैं, तो वही तो कंडीशन मोनोसिस है, तो मेज में है। कहाँ चले गए, मैंने गलत कर दिया डी, हाँ गलत तो ये है तुमने। चलो आप बताओ, अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा कठिन करता है, ठीक है। बेबी कॉर्न हार्वेस्ट इन विच स्टेज, ध्यान से करना। ऑप्शन ए 1 to 5 days टू सिल्किंग, ठीक है, बी ऑप्शन करो 1 to 3 days टू सिल्किंग, सी 1 to 3 week ऑफ सिल्किंग, ऑप्शन डी करो ऑल स्टेजेस, ऑल ऑफ दीज। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको बेबी कॉर्न हार्वेस्ट करना है तो किस स्टेज पे करोगे, बोलो, ध्यान से करो क्वेश्चन, गलत मत करो। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 1 to 3 76। कर लो कर लो कर लो, खूब कर लो, है ना, तुम यही करो। तुम कहाँ चले गए, सी ऑप्शन पे, ये बी कहाँ लिखा था, रुक जाओ जरा, वापस आओ, बेबी कॉर्न पे आओ, क्या लिखा है ये देखो जरा, ये क्या लिखा है, ये तुमको समान लग रहे हैं दोनों ऑप्शन, बी लिख दिया, यहाँ डेज लिखा है, कुछ भी कर रहे हैं भाई। तुरंत क्वेश्चन बना रहा हूं तो तुम्हारी हालत खस्ता हो जा रही है। गलत मत करो ये सब। चलो एक क्वेश्चन और करो फिर छोड़ते हैं। हाँ, क्यूपीएम was developed in which प्लेस। क्वेश्चन इजी आएंगे, बस लैंग्वेज समझो, थोड़ा ट्राई करो रिमेंबर करने का उसको, है ना। ए ऑप्शन लिख लो, आपका AICRP, AICRP जो प्रोग्राम था उसमें आपकी क्यूपीएम डेवलप की गई, या आपकी सिमिट में डेवलप की गई, या आपकी ICR के थ्रू डेवलप की गई, ICAR के डेवलप की गई, या आपकी ऑल ऑफ दीज के द्वारा, सभी के द्वारा डेवलप की गई। क्यूपीएम कहां डेवलप की गई थी फर्स्ट टाइम, बताओ। आसान है बहुत, आंसर बहुत ही ज्यादा इजी, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आज की क्लास का। क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज की जब हम बात कर रहे हैं तो एसके विशाल द्वारा डेवलप की गई थी, और कौन सा इंस्टीट्यूट था वहां डेवलप की गई, तो अब बताना है, बताओ। 1 to 2 वीक बोले थे आप, वीक बोले थे, अभी रुक जाओ, दिखाते हैं, हम वीक ही बोले थे ना, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, आप सुन ही रहे ज्यादा थे ना, दिखा रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, आंसर बी होगा। पोल को स्टॉप करते हैं और बी आंसर लगाते हैं। 53% का सही है, बहुत सही। ये जरूरी है, आपका गलती करना बहुत जरूरी है, गलती नहीं करोगे तो बनेगा नहीं ना। ध्यान से या तो सुनते नहीं हो, या तो फिर ध्यान आपका कहीं और ही है। सिमिट में डेवलप किया गया था, और सिमिट में देखो आप अब गलती क्या की है आप लोग, वापस आओ। स्वीट कॉर्न, ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात कर रहा था मैं, तो ये एसके विशाल ने डेवलप किया था। एसके विशाल ने कहाँ डेवलप किया था,
सीमेंट मैक्सिको में डेवलप किया था। पहला गलती आपने ये किया, अभी अभी जस्ट की हो गलती। दूसरी गलती आपने की है बेबी कॉर्न, मैंने क्या बोला था 1 to 3 वीक बोला है कि ये डेज लिखा है, ये बोला है। अब देख लो क्या गलती आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। हो सकता है पहली बार पढ़े तो गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलती अब से पहले जो पूछा जा रहा है उससे गलती मत करो, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार हम लोग, और ये देख लो अपना रिजल्ट। श्रद्धा, रवि, सृष्टि, यशस्वी, और 4 में से 4 श्रद्धा के सही है, बहुत सही, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और अच्छा ट्राई करो आप सभी लोग। और ये जो यहाँ पे गलती आप लोग कर रहे हो, थोड़ा आप लोग ऊपर आ जाओ, ठीक है। करेक्ट करने का ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है उनको मैक्सिमाइज करो। सभी लोग 4 में 4 पाओ, क्लास में तो 4 चाहिए, 4 में से 4 आओ, ठीक है। अंकुश और आशीष शिंदे, कोई बात नहीं, होती है गलती, ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको कल मिलेंगे, अभी टाइम हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो कल आप पूछ लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।